वीडियो को शुरू करने से पहले 20 सेकंड का रिकैप। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन को एक और प्यार का आशिक मिला था, तो गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, और वो शादी वाले टाइम में एकदम सनी देओल की तरह घुस जाता है शादी तोड़ने के लिए। ये लोग पहले तो शादी में बवाल दिखाते हैं गुचेंग के आने से पहले, लेकिन जब गुचेंग का पालतू गर्लफ्रेंड यानी कि इडा यहाँ पे अपना जलवा दिखाता है तो लोगों को समझ में आ जाता है दे आर नॉट इजी टारगेट। वहीं पे लुफेंग ने लुफेंग से कहा था कि इतना नाटक ना करो यार, इससे पहले कि ये मुझे भगा के लेके चले जाए। इसलिए लुफेंग को यहाँ पे एंट्री मारनी ही पड़ती है, जिसके बाद वो नाटक बंद करके सभी लोगों को बताता है कि मैं मेंटली फिट हूँ, तेरे नाम वाला सलमान खान नहीं हूँ मैं। यहाँ तक कि लुफेंग का बाप भी हैरान हो जाता है कि मेरा बच्चा तो एकदम भला चंगा है। फिर लुफेंग अपने बाप से कहता है कि यहाँ से मैं संभालता हूँ पिताश्री, और धन्यवाद इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए, ये जानते हुए भी कि मैं उल्लू का पट्टा था। फिर लुफेंग के फादर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा चूतिया है, लेकिन वो एक नंबर का होशियार है, जो कि इतने सालों तो सभी को बेवकूफ बनाते हुए आया था ताकि वो अपनी असली ताकत को छुपा सके। फिर सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि यार लुफेंग पगलवा नहीं है जिसको हम लोग इतने सालों तक पगलवा समझ रहे थे। फिर लुफेंग ज्ञान से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लुइंग को इतनी आसानी के साथ चुरा ले जाओगे, किसी दूसरे की लवर को इस तरीके से छीन ले जाओगे, सन्नी देओल हो क्या? इस पे गुचेंग यान से कहता है क्या करो यार, बिस्ती करा जाओ कुछ करो। इस पे यान अपने सभी चिल्लों से कहता है जाओ यार, जाओ उसे लेके आओ यार, सन्नी देओल बनो कोई। इस पे यान के क्लैन के जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को लुफेंग के बारे में पता है कि वो कोई एरा गैरा रिकार्डिनेटर नहीं है, हाई लेवल का रिकार्डिनेटर है, मैं भूल गया वो कौन सा है, लेकिन वो अपने हाथों में एबिलिटी को रिलीज करता है और इन लोगों के ऊपर अटैक करके इन्हें मार गिराता है। वहीं पे यान लुफेंग से कहता है तुम हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो लुफेंग आगे से कहता है खाना खिलाता हूँ ना, आओ, रोकूंगा नहीं तो क्या ताली बजाऊंगा। तो फिर इसके बाद ये यहाँ पे गुचेंग के बारे में बताने लगता है कि ये यंग मास्टर गुचेंग है, अगर इन्होंने ऑर्डर दिया तो फिर तुम्हारा पूरा क्लैन ही नहीं बचेगा। हालांकि लुफेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो आगे से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ क्या? दिखाई देता हूँ लेकिन अब नहीं हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या फिर तुम्हारे यान क्लैन से कोई भी हो या फिर ये यंग मास्टर हो, मेरे यहाँ पे रहते रहते तुम्हें कोई भी मुझसे बचा नहीं सकता है। आज तुम्हारी कबार खुद चुकी है और पत्थर मैं ही गाड़ूंगा। और लुफेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझसे महान कौन हो सकता है, मैं 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स का एंसेस्टर हूँ और साथ ही में डिवाइन विंड पैलेस का एंसेस्टर हूँ, मेरा मुकाबला यहाँ पे कौन कर सकता है। वहीं पे हम लोग लुइंग को देखते हैं और ये यहाँ पे लुफेंग से रीजअप हो रहे थे, यानी कि पट रही थी, दीवानी हो रही थी उसके लिए। हम लोग वहीं पे यान को देखते हैं और ये यैप करते जा रहा था गुचेंग को लेके। गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मेरे लिए इतना यैप कर रहा है, क्या इसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे इस पगले लुफेंग को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। वहीं पे गुचेंग को जो लुफेंग की एरोगेंस थी, उसका घमंडी पना था, उससे गुचेंग को किसी की याद आ रही थी जो कि टियानलैंड रियलम की तरफ से था। अब ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता, या फिर बताया होगा मैं भूल गया, तुम्हें पता है तुम बता दो, मैं पक्का जानना चाहूंगा। हालांकि गुचेंग को एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये डिवाइन विंड पैलेस का एंसेस्टर है, क्योंकि गुचेंग को ऐसा ही लग रहा था कि इसका रिश्ता शायद से गार्डियन ब्लड लाइन या फिर लिनवू से हो सकता है, तब इसके पास इतना ज्यादा हाई लेवल का फॉर्चून है। इसके बाद गुचेंग यहाँ पे यान से कहता है खड़े क्या हो भाई, सन्नी देओल बनो, हमला करो जाके। यान आगे से कहता है मैं तो यार छोटा बच्चा हूँ ना। गुचेंग उसे कहता है चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना यहाँ पे। इस पे यान के अंदर हिम्मत आती है तो वो आगे से अपनी फैमिली स्किल का इस्तेमाल करते हुए हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि लुफेंग उसे लात मार के बाहर फेंक देता है शादी के मंडप से भी। चिल्लाया तो सन्नी भाई की तरह, लेकिन दम नहीं था, क्योंकि ये बॉलीवुड नहीं है। इसके बाद लुफेंग यहाँ पे कुछ खास तरीके के इम्प्रिंट को रिलीज करता है, जिससे उसका ऑरा यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि उसका ऑरा यांग मिंग से भी ज्यादा था, जबकि लुफेंग का लेवल उससे कम है। और फिर लुफेंग को ऐसा लग रहा था कि गुचेंग यहाँ फट चुकी है और गुचेंग यहाँ से रिट्रीट कर देगा उसके ऑरा को देख के। और फिर हम लोग लुइंग को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचती है कि लुफेंग के ऊपर ये एंसेस्टर्स मार्क कैसे आ गया, इसके पास ये एंसेस्टर का मार्क कैसे है। हालांकि लुइंग को इन सभी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि ये एंसेस्टर मार्क कैसे आया, बस उसे इतनी बात की खुशी थी कि ये एंसेस्टर का मार्क यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ज्यादा देर के लिए नहीं। बाय द वे, इस मार्क को तुम एक तरीके से ट्रेड मार्क समझो जो कंपनी इस्तेमाल करती है, जैसे कि उनका खुद का नाम माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह, यानी कि वो ट्रेड मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से जिसका भी मार्क है वही परमिशन देता है इस मार्क को इस्तेमाल करने की, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा हैरान है। हालांकि गुचेंग जैसे उस मार्क को देखता है तो वो आगे से कहता है तो आन एरा का इम्प्रिंट है ना। इस पे लुफेंग हैरान हो जाता है कि गुचेंग जैसे बंदे को इस मार्क के बारे में कैसे पता है। तो गुचेंग टेलीपैथी के जरिए उसे कहता है कि तुम्हें वो चोर होना जिसने अपर रियलम से बिगिनिंग ऑफ ट्री को चुराया है। इस पे लुफेंग बहुत हैरान होता है और उसे पूछता है कि तुम हो कौन। इस पे गुचेंग उन लोगों से कहता है कि यार अब तक तो तुम लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए था, पर नहीं लगा पता है तो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन इससे पहले गुचेंग अपने लोगों से कहता है खड़े क्या हो, पकड़ो यार इसे। इस पे लुफेंग उसे कहता है पकड़ो मुझे, तुम सिर्फ काशी सॉवरन रियलम पे हो, मेरा कुछ उखाड़ में नहीं पाओगे। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि स्पेस को तोड़ते हुए वहाँ पे हड्डियों का हाथ आता है, तो लुफेंग के ऊपर हमला कर देता है। तो वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस हाथ का ऑरा कुछ ज्यादा ही था, इसलिए सभी लोग एकदम पीछे खिसकते हुए जा रहे थे। लुफेंग की मदद से हम लोगों को पता चलता है कि ये हाथ यहाँ पे एक ट्रू पीक इमॉर्टल के पावर वाले बंदे का है, यानी कि बोन एंसेस्टर का। इसलिए लुफेंग उस अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता है, जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और बोन एंसेस्टर यहाँ पे लुफेंग को एकदम कस के जकड़ लेते हैं और लुइंग को समझ में आ जाता है कि अब वो और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं रह सकती है। अभी देखना इसका भी मेकअप छीन लिया जाएगा। बाय द वे हम लोग लुफेंग को देखते हैं जो गुचेंग से कहता है कि तुम इस रियलम से नहीं हो। फिर गुचेंग हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे लुफेंग को कस के पकड़ लिया है, अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता और नहीं अटैक कर सकता है। रही बात उसके फॉर्चून की, तो गुचेंग का फॉर्चून इतने समय इतने लेवल पे है कि वो आसानी के साथ यहाँ पे लुफेंग का फॉर्चून खींच सकता है बिना किसी दिक्कत के। इसलिए गुचेंग बिना किसी देरी के लुफेंग को अपने साथ ही ले जाता है, ये कहते हुए तुम
हमारे साथ चला, हम तोरा के दही लस्सी खिलावत बा। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे गुचेंग की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि ये बंदा है कौन। पे लुइंग भी गुचेंग से पूछती है कि तुम कौन हो। इस पे गुचेंग आगे से कहता है, हाँ मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि मैं कौन सी फैमिली से आता हूँ, लेकिन अब तक तो तुम लोगों को मेरे बारे में पता लग जाना चाहिए। तुमने मेरा नाम भी सुना होगा, मेरा नाम गुचेंग है। बाय द वे मैं अपर एलम की गु फैमिली से हूँ। और ये इतने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहता है कि ये लोग डर से जाते हैं, क्योंकि गुचेंग फेमस हो गया है क्योंकि उसने कई सारे यहाँ पे कांड किए हैं, युनजी को मारा है, पूरी अपर एलम की आर्मी को जनरल की तरह कंट्रोल किया है। वो यहाँ पे क्यों आया है? वहीं पे हम लोग लुइंग को देखते हैं और मैंने कहा था ना मेकअप छीन लिया जाएगा तो चेहरे से पता लग रहा होगा। और वो गुचेंग से पूछती है तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? वहीं पे लुफेंग के फादर गुचेंग से पूछते हैं कि हमारी लू फैमिली ने यहाँ पे कब तुम्हें नाराज किया? जिसपे गुचेंग आगे से कहता है कि मैं तो तुम्हारी बहू के लिए आया था, और हाँ प्लस एडॉप्टेड डॉटर, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बोनस रिवॉर्ड की तरह था तो उसे भी धर लिया। इस पे लुइंग उसे कहती है कि मैं तो तुमसे कभी मिली भी नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गुचेंग आगे से कहता है वो तो नेचुरल है ना कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम तो एक छोटे चूहे की तरह हो जो कई सालों पहले हमसे बच के निकल गई थी जब हम फैमिलीज को मार रहे थे तुम्हारी। इसलिए लुइंग और उसके भाई को अभी तक ये नहीं पता है कि गुचेंग की फैमिली ने यहाँ पे बोन क्लैन को ऑर्डर दिया था उनकी ब्लड लाइन को मारने के लिए। इसलिए लुइंग को जैसे ही समझ में आ जाता है कि ये ऑर्डर देने वाला गुचेंग था तो गुचेंग उससे कहता है हाँ मैं ही था, क्या उखाड़ लोगी? बाय द वे वो उसका टिटुआ पकड़े हुए था। तो लुइंग यही चिल्ला रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी। गुचेंग उससे कहता है मार लेना यार, मार लेना, लेकिन उससे पहले कुछ तुम तड़कता भड़कता देखो। तो फिर जब लुइंग साइड में देखती है तो फिर साइड से सैंग बाहर निकलती है और उसने ब्लड लाइन क्लैन के जितने भी बचे कुछ लोग थे उन्हें मार गिराया था। बेसिकली जितने थे उन सभी लोगों को, बस साओयांग को छोड़ के जो कि लुइंग का छोटा भाई है। गुचेंग उससे कहता है काफी साल से मेहनत कर रहे थे हमसे बदला लेने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है छोटी चुईहा। वहीं पे सैंग गुचेंग से कहती है मास्टर सारा काम कर दिया, जो बचे थे उन्हें भी मार गिराया। गुचेंग उससे कहता है अच्छी बात है, अब हमारे चलने का समय हो रहा है, और ये लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। और लुफेंग के फादर पास आगे से उनका नाम बुलाते ही रह जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सब कुछ खो दिया। लेकिन जो कुछ अलग से लोग थे, यानी कि अलग से आए हुए थे बेसिकली मेहमान, उन्हें खुशी थी कि वो जिंदा बच गए। गुचेंग ने यहाँ पे अपना कहर नहीं ढाया। इसके बाद हम लोग साओयांग, वुडी और फर्स्ट माउंटेन मास्टर को देखते हैं जो शादी समारोह की तरफ आगे बढ़े। तो वहीं पे साओयांग को खुशी थी कि वो आखिरकार अपने फैमिली मेंबर्स को देख पाएगा। इस तरीके से हंसना नहीं चाहिए किसी ऐसे के लिए जो रोने वाला है, बट फनी है। इसके बाद लोग शादी समारोह में पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये जिसके लिए आए थे वो पहले ही उड़ चुके हैं। साओयांग आगे से पूछता है कौन लेके गया उन्हें, जिस पे वो लोग यहाँ पे साओयांग के बारे में बताते हैं, जिसके बाद बोन क्लैन के बारे में बताते हैं, और आखिर में बताते हैं कि उन सभी को लीड करने वाला भड़वा गुचेंग था। और ये लोग साओयांग से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी मदद करो, हमें इंसाफ दिलाओ उस हरामी के सामने। और अब जाके साओयांग को पता चलता है कि सालों पहले जो उसकी फैमिली के साथ कांड हुआ था उसके पीछे भी गुचेंग का ही हाथ था, गुचेंग का नहीं उसकी फैमिली का था। इसमें साओयांग आगे से कहता है भड़वा गुचेंग साला ये हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। साओयांग आगे से कहता है कि उसने लू क्लैन को बस इसीलिए छोड़ दिया ताकि हमें पता चल सके कि उन्हें उठा के कौन लेके गया है, लेकिन उसे पता कैसे चला कि हम लोग यहीं पे ही आ रहे हैं, जिसपे वुडी के पसीने छूटते हैं। क्योंकि साओयांग आगे से कहता है कहीं इसका मतलब, लेकिन वो आगे से कहता है कि गुचेंग की पावर्स इतनी बढ़ चुकी है कि वो सब कुछ एडवांस में ही देख ले रहा है जिससे कि फ्यूचर देखा जाता है। और वुडी भी आगे से कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, बट वी नो दैट हु इज द इम्पोस्टर अमंग अस। इम्पोस्टर का मतलब है रुपया। गेम को देखा होगा तो फिर मीम समझ में आ गया होगा। इसके बाद वो लोग फर्स्ट माउंटेन मास्टर से पूछते हैं कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन लोग फर्स्ट माउंटेन मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे विंड एंसेस्टर के छोड़े हुए ऑरा को महसूस कर लेते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि गुचेंग गलती खा गया है। हालांकि ये बुढ़ा अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद किसी को पता चल चुका है कि यहाँ पे लू फेंग फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके द एरा इम्प्रिंट को रिफाइन कर सकता है, जो एक ऐसी टेक्निक है जो कि यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम के पार जाके आई है। इसलिए इन लोगों को अगर यहाँ पे वो कल्टिवेशन हासिल करनी है जहाँ पे ये पहले हुआ करते थे ताकि ये लोग अपनी पीक पे पहुंच सके, तो फिर इन लोगों को यहाँ पे लू फेंग को बचाना पड़ेगा। इसके बाद फर्स्ट माउंटेन मास्टर इन लोगों से कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे बड़े क्लैन से मदद मांगनी पड़ेगी। इस पे ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यकीन नहीं था कि वो लोग मदद भी करेंगे। तो माउंटेन मास्टर उन लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे विंड एंसेस्टर के पहले के वॉरियर हुआ करते थे, अगर हम उन सभी को यहाँ पे इकट्ठा कर ले तो फिर हम लोग फाइट बैक कर सकते हैं। फर्स्ट माउंटेन मास्टर दोबारा अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो पक्का विंड एंसेस्टर होगा तो फिर उसे पता होगा कि बिगिनिंग ट्री कहाँ पे है, और शायद से उन लोगों के पास ये हो सकता है जिनके पास ये जाने वाले हैं, और शायद से फर्स्ट माउंटेन मास्टर उन लोगों में से एक होगा जो कि यहाँ पे विंड एंसेस्टर के साथ में अपर एलम से नीचे आए थे 8 बैरेंट वेस्टलैंड के अंदर। इसके बाद हम लोग दोबारा गुचेंग को देखते हैं जो कि इन दिनों को लटका देता है, बेसिकली बंदी बना लिया था। और वो लुफेंग से कहता है दादा बक काहे नहीं देते हो, जो तुम्हें सब कुछ पता है, जल्दी भोगोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, जल्दी मरोगे। वहीं पे लुफेंग को अभी भी यही लग रहा था कि गुचेंग को एरा गहरा कल्टिवेटर है, बस कनेक्शन की वजह से वो यहाँ पे उड़ रहा है। तो वो गुचेंग से कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे सामने सब कुछ बक दूंगा? तो फिर गुचेंग यहाँ पे डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करता है और उसे घूरते हुए देखने लगता है। वहीं पे हम लोग गुफा के बाहर यहाँ पे हेमिली डियर मेडन और सैंग को देखते हैं। वहीं पे हेमिली डियर मेडन यहाँ पे सैंग से कहते हैं कि तो फिर तुम वही लोग थे जिनको गुचेंग ने यहाँ पे स्पाई की तरह लगा रखा था, जो पिछले 18 साल से 8 बैरेंट वेस्टलैंड एंड टोंडोमेंस के ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसे पर्सनालिटी वाला इतना नीचे गिर जाएगा कि वो किसी दूसरे के ऑर्डर इस तरीके से मानेगा। अब डियर मेडन ने ये वाली बात हैरानी में कही थी। दरअसल सैंग थोड़ा सा ईगो वाली बंदी है तो वो ज्यादा कहना वहना नहीं मानती, लेकिन सैंग का जो जवाब था वो एक ताने के तरीके था, क्योंकि वो डियर मेडन से कहती है कि उसने भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा हाईली पावरफुल हेमिली डियर मेडन जो एक ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट है वो
गोचेंग के सामने घुटने टेक देगी। डियर मिटन उसे कहती है मेरे पास मेरे खुद के रीजन थे। तो सांग उसे दोबारा ताना मारती ये कहते हुए कहीं वो रीजन हवस तो नहीं थी। इस पे डियर मिटन को गुस्सा तो आता है लेकिन वो बेचारी कुछ कर नहीं पाती। वहीं पे गोचेंग बाहर निकलता है और उन लोगों से कहता है लड़ाई कर रहे हो क्या भाई, या फिर एक दूसरे को पहले से जानते हो। इस पे वो दोनों एक साथ कहती है कि हम इसे नहीं जानते। इसके बाद वहाँ पे डा आता है जो कि गोचेंग को बताता है कि लिनु ने ड्रैगन वॉर गॉड क्लैन की पोजीशन के बारे में बता दिया और कंफर्म कर दिया है। याद होगा कि गोचेंग ने यहाँ पे लिनु को काम दिया था कि तुम्हें ड्रैगन गॉड वॉर क्लैन को ढूंढना है, तो लिनु ने अपना काम दोबारा कर दिया इस उम्मीद में कि गोचेंग उसे आजाद कर देगा, पर हमें पता है कि वो उसे कैसे आजाद करेगा। इसके बाद गोचेंग डा से कहता है कि आर्मी को रेडी किया जाए और उस पोजीशन की तरफ प्रस्थान किया जाए। हेमिली डियरमिटन गोचेंग से पूछती है कि अंदर जो बंदा यानी कि लुफेंग उसने क्या तुम्हें कुछ बताया। तो गोचेंग आगे से कहता है हाँ पता तो चला लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वहीं लोग लुफेंग को देखते हैं जो कि आगे से कांप रहा था। वो आगे से कहता है वो औरा कहीं ये वही तो नहीं था जिसने डिवाइन पैलेस को डिस्ट्रॉय किया था। पिछली वीडियो देखी होगी तो समझ में आ रहा होगा कि वो पैलेस को डिस्ट्रॉय करना गोचेंग ही था लेकिन उसका एडवांस वर्जन। जिसके बाद हम लोग उस लोकेशन को देखते हैं जिस लोकेशन को गोचेंग ढूंढ रहा है लिनु की मदद से। हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे एक और अरे फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं ताकि ये लोग कुछ और 1000 सालों तक जिंदा रह सके। फॉर्मेशन बनने के बाद अगर परियलम की आर्मी इन लोगों को ढूंढ भी ले तो ये लोग यहाँ पे अपने प्रीसियस ट्रेजर्स के साथ में उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के एंसेस्टर वापस आते समय अपने साथ एक ट्रेजर लेके आए हैं जिनकी मदद से ये लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। इसके बाद हम लोग लिनु को देखते हैं और उसके बगल में एक लड़की थी जो कि उससे पूछती है कि हम लोग यहीं पे ही रुकेंगे क्या। तो लिनु आगे से कहता है यहीं पे ही रुकने में ज्यादा फायदा है, हम लोग बाकी क्लैंस की तरह कम से कम मरेंगे तो नहीं। इन लोगों के साथ एक और लौंडा था जो कि लिनु को उंगली करना चाहता था, तो वो लड़की उसे मना करती है। तो उस बंदे को यहाँ पे लिनु के ऊपर शक हो रहा था कि कहीं वो स्पाई तो नहीं है, लेकिन उस लड़की को लिनु के ऊपर पूरा यकीन था। बेसिकली पसंद करती है बट ब्रो इज वफादार टू लुई, और वो यही कहता है कि ये दुख की बात है कि तुम लुई नहीं हो, भाई ने सोने की तलाश में हीरा खो दिया। खैर इसने लोकेशन पहले ही दे दी थी। तो हम लोग देखते हैं कि गोचेंग यहाँ पे ले आता है भाई अपनी पूरी आर्मी के साथ में, जिसपे ये लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इन लोगों को हमारी लोकेशन किसने बताई, कौन है स्पाई यहाँ पे छुपा हुआ। इसके बाद उन लोगों की नजर गोचेंग की आर्मी शिप्स के ऊपर पड़ती है और गोचेंग भी वहाँ पे आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम लोग तो यार चूहे की तरह बिल में घुस गए थे, मैं तो यहाँ पे तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आया हूँ। इसके बाद हम लोग ड्रैगन वॉर क्लैन को देखते हैं और मैं इसका नाम भूल गया हूँ, शायद से किन करके कुछ तो था। इसका फादर इसे बताता है कि इतने कम टाइम में हमें ढूंढना नामुमकिन सा है, किसी ने हमें पक्का धोखा दिया होगा। वह किन अपने फादर से कहता है ऐसा लगता है कि ये लोगों की आर्मी यहाँ पे आपके प्लान के बीच में बाधा डाल सकती है। इस पे किन का फादर आगे से कहता है कि वो लोग इतनी जल्दी हमें यहाँ पे ढूंढते हुए आ गए तो इसका मतलब यही है कि वो लोग यहाँ पे बिगिनिंग ट्री के पीछे हैं। बिगिनिंग ट्री को अभी यहाँ पे और ज्यादा समय चाहिए फुल्ली तरीके से मेच्योर होने के लिए, इसीलिए जो हो सकता है वो करो लेकिन उनके अटैक को यहाँ पे डिले करो। इसके बाद हम लोग अपर आर्मी को देखते हैं और वहीं पे सैंग एकदम खतरनाक तरीके से सभी लोगों को मारते हुए जा रही थी क्योंकि वो एक ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट थी, तो उसके लिए यहाँ पे फाइट करना काफी ज्यादा इजी था। उस टाइम एक बंदा सैंग के ऊपर हमला करता है अपने ड्रैगन टेक्निक के साथ में, लेकिन सैंग उसे डिस्ट्रॉय करके पीछे आ जाती है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे बून क्लैन के एंसेस्टर और सैंग से कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, यानी कि 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स को। इस पे सैंग आगे से कहती है कि हम सभी लोग यहाँ पे अपर एलम से ही जुड़े हुए हैं, तो फिर हम तुम्हें धोखा दे दें, ये कैसी बात हुई भाई। गोचेंग ने बताया था ना कि ये 8 बैरन वेस्टलैंड अपर एलम से ही नीचे गिरा था, तो ये ऊपर के ही तो हुए एक तरीके से। वहीं पे जिस बंदे ने सैंग के ऊपर हमला किया था वो एक ट्रू इमॉर्टल था, इसलिए बून क्लैन का एंसेस्टर यहाँ पे गोचेंग से पूछता है कि उसे आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो गोचेंग अभी के लिए मना कर देता है, ये कहते हुए कि बड़ी मछली अभी तक आई नहीं है। इस पे बून क्लैन का एंसेस्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद वो डिवाइन ड्रैगन वॉर गॉड खुद हो सकता है। इसके बाद हम लोग किन को देखते हैं जो कि यहाँ पे गोचेंग से पूछता है कि हमारे बीच में एक स्पाई है ना, तभी तो तुम्हें इस बारे में पता चला कि हम लोग कहाँ पे हैं। गोचेंग आगे से कहता है इस बारे में तुम्हें लिनु से पूछना चाहिए। इस पे सभी लोग पीछे मुड़ के लिनु की तरफ देखते और उससे कहते हैं गद्दार। वहीं पे लिनु को सबसे बड़ा झटका लगता है कि इतना ज्यादा वफादारी दिखाने के बावजूद गोचेंग ने अपना वादा नहीं निभाया। इस पे किन यहाँ पे लिनु के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने अपने क्लैन की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, जो तुम्हारे ऊपर लगाया गया था, तुम सिर्फ मरना डिजर्व करते हो और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो लिनु के ऊपर अटैक करता है, लिनु को धड़ाम से गुद्दी भी एक चट्टा पड़ता है और वो नीचे गिरते हुए जाता है, वो भी अपने एवोल्यूशन फॉर्चून पॉइंट्स को माइनस करवाते हुए। वो मन के अंदर सोचता है कि मैं यहीं पे मरने वाला हूँ क्या। इस पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सीधा मौत, बातचीत भी नहीं। वहीं पे लिनु इन लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे क्लैन के सेंक्युटरी लैंड को प्रोटेक्ट करना है मरने तक, और जो कोई भी हमें धोखा देगा लिनु की तरह उसी का हाल यही होगा, यानी कि मौत। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जिसे मजा आ रहा था। वो मन के अंदर कहता है देखो तो लोग मेरे सामने मरने को तैयार हैं। इसके बाद होना क्या था, ये लोग आपस में भिड़ने लगते हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पे अपर एलम के पास अपर हैंड था, तो वो आसानी के साथ यहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड वालों को मारे दे रहे थे। अब मुझे इस बंदे का नाम पता चल गया जो कि किंग लॉन्ग, जो कि यहाँ पे सैंग के साथ फाइट करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग हरा दोगे। तो सैंग आगे से कहती है अगर सरेंडर कर दोगे तो फिर बच जाओगे, जैसे कि बाकी क्लैंस ने किया है। इस पे किंग लॉन्ग आगे से नहीं मानना, तो वो आगे से यही कह रहा था कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा, जिसके बाद मैं गोचेंग को मारूंगा। बोन क्लैन का एंसेस्टर गोचेंग से कहता है कि किंग लॉन्ग यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल है, जो कि पहला 8
एबेरेंट वेस्टलैंड के अंदर पैदा हुआ था और सांग ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगी। गुचिंग आगे से कहता है थोड़ी देर और बस उसके ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर पड़ने दो, जिसके बाद वो पीछे मुड़ के गो फैमिली के ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट से कहता है कि जाओ और जाके सांग की मदद करो और उस बंदे को मार देना। इसके बाद गुचिंग यहाँ पे लिन फैमिली से कहता है कि सुनो भाई, तुम लोगों का यंग मास्टर ज्यादा देर तक खुद को भी नहीं बचा पाएगा, इसलिए रही बात तुम लोगों की तो फिर जो लोग सरेंडर कर देंगे उनके पास जीने का मौका रहेगा और जो लोग नहीं करेंगे वो ऑफकोर्स मरेंगे। वहीं पे इन लोगों को अपनी आंखों से ही दिखाई दे रहा था कि अपर रियलम की आर्मी इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है। वहीं पे किंग लॉन्ग भी फंस चुका था, वो खुद को ही नहीं बचा पा रहा है, इन लोगों को एक हाक बचाएगा। हम लोग किंग लॉन्ग को देखते हैं जिसको एक्सपर्ट्स और सुवांग ने एकदम पकड़ लिया था, वो बेचारा भाग भी नहीं पा रहा था। इसके बाद हम लोग किंग लॉन्ग को देखते हैं जो आगे से पावर अप करने वाला था। वो आगे से कहता रहा जब तक उसका बाप जिंदा है लिन क्लैन कभी भी नीचे नहीं गिरेगा और जो लोग यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस करेंगे उनकी इस बहादुरी को याद रखा जाएगा, लेकिन अगर कोई भी सरेंडर करेगा तो किंग लॉन्ग उन्हें खुद अपने हाथों से ही मार देगा। इसके बाद वो यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका करता है खुद के ब्लड एसेंस को यूज करते हुए और सुवांग के ऊपर अटैक करता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि गुचिंग हमला करता है जो कि इमॉर्टल स्लाइंग गार्ड का इस्तेमाल करता है और वो किंग लॉन्ग के एक बाजू को ही काट देता है। इस पे सभी लोग गुचिंग की तरफ देखते हैं तो गुचिंग उन लोगों से कहता है ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे हाथ पैर नहीं काट सकता क्या भाई? मैंने तुम्हें एक दो मौका क्या दिया बाहुबली बनने का, पावर अप हीरो तीना दिखाने का, तुम तो यहाँ बाहुबली बनने लगे यार। इसके बाद वो अपनी आर्मी से कहता है इंतजार क्या करो, हमला करो यार, उसके क्या इसका स्टेमिना वापस आने का इंतजार करोगे क्या ताकि दोबारा ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करे। इस पे लिन क्लैन वाले आगे से कहते हैं इमॉर्टल स्लाइंग गार्ड दोबारा ये आ गया, लगता है ऑथर से कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी, गुचिंग बार बार ऐसे तेजस इस्तेमाल कर रहा है, कुछ हमारे लिए भी तो करो, किसी ने यहाँ पे मरने के लिए ही बैठे हैं। और ये लोग यही कह रहे थे कि हमारे लड़ने का फायदा ही क्या है जब वो हमें एक झटके के अंदर मार सकता है। गुचिंग इन लोगों से दोबारा पूछता है सरेंडर करना है कि अभी और लड़ना है, तो ये लोग आगे से कहते हैं हम लोग सरेंडर करते हैं। इस पे किंग लॉन्ग इन लोगों से दोबारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी फैमिली की लेगेसी, साल अपने एक क्लैन के ऊपर मूत रहे हो, मैं तुम सभी को मार ही दूंगा, लेकिन उससे ही पहले यहाँ पे सुवांग अपनी हड्डियों के बने चाबुक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे किंग लॉन्ग को पकड़ लेती है। ये कहते हैं कि तू पहले मरेगा, जिसके बाद डा आगे बढ़ता है जो कि अपने भले को सीधा किंग लॉन्ग के गले के अंदर ही घुसा देता है और भाई का खेल खत्म। ये सभी लोग आगे से कहते हैं कि हम लोगों के एंसेस्टर यहाँ पे क्यों नहीं आए भाई, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था, कहीं वो भी हमें छोड़ के तो नहीं भाग गए। किंग लॉन्ग की बाप की बात हो रही है। गुचिंग आगे से कहता है कि तुम लोगों की यहाँ पे जिंदगी सिर्फ एक हथियार की तरह ही थी जो कि बैटल को और ज्यादा खींचने के लिए थी, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया तो फिर अब तुम कोई भी खतरा नहीं करोगे हमारे लिए, तो चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, कोने में बैठो, बाद में आऊंगा बात करने के लिए। इसके बाद गुचिंग की नजर यहाँ पे कुछ फॉर्चून पॉइंट्स के ऊपर पड़ती है जो भी माइनस में जा रहे थे, यानी कि अभी भी यहाँ पे लिन वो जिंदा था। गुचिंग अपने मन के अंदर सोचता है लेकिन ये तो भाग रहा है, कैसे अपनी प्रेमिका की जान नहीं बचाने क्या। इसके बाद हम लोग दोबारा लिनवो को देखते हैं जो कि लूबी से माफी मांग लेता है। ये कहते हैं माफ कर दो भाई, जिंदा बचूंगा तभी तो बचाने आऊंगा, अगर बच गया तो फिर तुम्हारा बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। तो गुचिंग दोबारा इसके सामने प्रकट हो जाता है। ये कहते हुए कहाँ जा रहे हो यार, क्या अब तुम लूबी को और ज्यादा प्यार नहीं करते क्या उसे बचाना नहीं चाहते? इस फिल्म से कहता है साले मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, कहा मेरे पीछे नहा धो के पड़े हो, मैं तुम्हारे सामने कीड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ और ना ही तुम मेरा और ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, तो फिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? तुम्हारी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, मैं तुमसे बदला भी तो लेने नहीं वापस आ सकता। और वो गुचिंग से कहता है मुझे जाने दो ना, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा वो हम जानते हैं, तुम नहीं कि उसे मार के क्या मिलेगा, ट्रेजर चेस्ट। इस पे गुचिंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है अभी भी जिंदा होना। इस पे लिनो को गुस्सा आता है, वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा सुअर वुअर वुअर वुअर, लेकिन बेचारा ऑफ स्क्रीन में पेला जाता है, यानी कि मारा गया। क्योंकि अगले सीन में हम लोग यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट को देखते हैं जो लिनो को मारने के बदले में मिली थी। और उसी टाइम पे गुचिंग को साइड से एक बहुत बड़ा धमाका दिखाई देता है जो कि फ्लोट ऑफ इकोप की वजह से हो रहा था। गुचिंग आगे से कहता है कि लिन क्लैन का एंसेस्टर यानी कि किंग लॉन्ग का बाप अब यहाँ पे और ज्यादा सबर नहीं कर पा रहा, वो यहाँ पे फोर्स कर रहा है चीजों को। इससे गुचिंग को भी समझ में आ जाता है कि उन्हें भी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे लिन क्लैन का एंसेस्टर उस रेलम में चला गया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए गुचिंग बोन क्लैन का एंसेस्टर और सुवांग तीनों जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लिन क्लैन का एंसेस्टर है। इसके बाद गुचिंग की नजर यहाँ पे ट्री ऑफ द बिगिनिंग्स के ऊपर पड़ जाती है जो कि अभी तक पूरी तरीके से पका नहीं था, और वो यहाँ पे लिन क्लैन के एंसेस्टर को ताना मारते हुए कहता है देखा मैंने तुम्हारा प्लान बर्बाद कर दिया ना। इस पे लिन क्लैन का एंसेस्टर आगे से कहता है वो हरामी तुम्हें रोक भी नहीं पाए। गुचिंग आगे से कहता है तुम्हारा बेटा मारा गया है भाई, तुम अभी भी उसे ब्लेम करोगे क्या इन सभी चीजों के लिए? इस पे लिन क्लैन का एंसेस्टर आगे से कहता है कि मैं बस थोड़ी दूर था अपनी मंजिल को पाने में, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान बर्बाद हो गए। जिसके बाद वो इन्हें घूरते हुए देखता है। ये कहते हैं तुम सब मरना डिजर्व करते हो। इस पे हुआंग आगे बढ़ती है यहाँ पे अटैक को रोकने के लिए, लेकिन पावर काफी ज्यादा थी इसलिए वो चोट खा के पीछे जाके गिरती है। इसके बाद लिन क्लैन का एंसेस्टर यहाँ पे बोन क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है। ये कहते हैं मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इन जैसे बेवकूफ और हरामी किस्म के लोगों की मदद करोगे। इस पे बोन क्लैन के एंसेस्टर आगे से ताला मारते हुए कहता है कि यार तुम तो यार नेक्स्ट रेलम में ब्रेक थ्रू करने से फेल हो गए, तो उसका इल्जाम हम लोगों के ऊपर थोड़ी न डालोगे। वहीं पे गुचिंग उन लोगों से कहता है रुको यार इसे। इस पे लिन क्लैन का एंसेस्टर उसे कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर तुम उसके पास चले जाते हो, वो पेड़ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम पा सकते हो। लेकिन हम लोग गुचिंग को देखते हैं जो जैसे उस बिग ट्री के पास पहुंचता है तो फिर उसके अंदर से छोटा सा पौधा बाहर निकलता है जो अपने आप ही आया था। इससे गुचिंग को समझ में आ जाता है कि ये छोटा सा पौधा जो कि वर्ल्ड ट्री का ही छोटा सा हिस्सा है, बेसिकली बीज समझ लो वो वाला, तो ये अपने बड़े पौधे के साथ यहाँ पे मिलने लगा था। इसके बाद जो वर्ल्ड ट्री का छोटा पौधा था ये यहाँ पे बिगिनिंग ट्री की औरा को सोखने लगता है और सोखते सोखते बहुत बड़ा हो जाता है और बिगिनिंग ट्री से भी बड़ा हो जाता है, यानी कि ये ही यहाँ पे बिगिनिंग ट्री है, बस छोटे फॉर्म में था। अब ये गुचिंग को पहले कहीं मिला होगा, चैप्टर्स पहले, सदियों वदियों पहले, याद नहीं है मुझे। हालांकि लिन क्लैन का एंसेस्टर जैसे उस पेड़ को देखता है तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है।
है क्योंकि उसको इसी की तलाश थी। हालांकि बोन क्लैन का एंसेस्टर उसे रोकते हुए कहता है कि आगे जाने के बारे में सोचना भी नहीं, जिसपे लिन क्लैन का एंसेस्टर आगे से ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरा टाइटल द ड्रैगन वॉर गॉड नाम का ऐसे ही पड़ा है क्या। इसके बाद वो यहाँ पे अपनी ब्लड ड्रैगन ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करता है और बहुत बड़े ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो गोचेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, सॉरी ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो फिर हम लोग गोचेंग को देखते हैं जिसके हाथों में यहाँ पे लॉ एनर्जी थी जो वर्ल्ड ट्री के साथ मिक्स थी, यानी कि कुदरत का नियम हिंदी में यार। वह ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि गोचेंग को गुदगुदी से महसूस हो रही थी और वो मन के अंदर सोचता है कि इसका इस्तेमाल शायद से यहाँ पे लिन क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर करना चाहिए कि ये कैसा कमाल दिखाती है। इसके बाद गोचेंग यहाँ पे लॉ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिन क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर हमला करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी। लिन क्लैन का एंसेस्टर आगे से कहते ही रह जाता है कि मेरा प्लान यहाँ पे सदियों से चल रहा था, तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन लॉ एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि एंसेस्टर चुटकियों में वहाँ पे धूल बन के गायब हो जाता है। वहाँ पे बोन क्लैन का एंसेस्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे लिन क्लैन का एंसेस्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी यहाँ पे एक झटके में खत्म हो गई। इस स्ट्रेंथ के साथ में 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो गुचेंग के खिलाफ जा सके। इसके बाद गुचेंग आगे बढ़ता है जो कि लॉ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सुवांग के ऊपर हीलिंग इफेक्ट डालता है और उसकी पूरी बॉडी को एक झटके के अंदर रिकवर कर देता है पूरी तरीके से। गुचेंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो और जो लिन फैमिली के बचे कुछ लोग हैं उनसे निपट लो, और एक बार ट्रू इमॉर्टल्स की हो तो उन्हें मेरे लिए छोड़ देना। मैं इस जगह को छोड़ के चलाऊंगा जैसे ही मैं यहाँ पे ट्री ऑफ बिगनिंग को पूरी तरीके से टेम कर लूंगा। इसके बाद अगला सीन कई दिनों की बात का होता है और ये तीनों जब तक यहाँ पे पहुंचते हैं यानी कि लिन क्लैन के पास में, तब तक ये जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। इस पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से कहता है कि गुचेंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट उसके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं और ना ही क्लैन के साथ में, उन लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वाली खबर यहाँ पे आग की तरफ फैल जाती है कि ड्रैगन ब्लड बैटल गॉड्स क्लैन पूरी तरीके से मारा जा चुका है, यहाँ तक कि लिन फैमिली भी पूरी तरीके से मिट चुकी है और उनकी फैमिली का एंसेस्टर भी। वहीं उन लोगों को उनकी मौत से लेके कोई भी दुख नहीं था क्योंकि ये हरामी यहाँ पे जस्टिस के नाम पे हेवनली डियर सिटी को छोड़ के भाग गए थे, इसलिए वो लोग मरना डिजर्व भी करते हैं, तो इन्हें कोई दुख नहीं था। अब बस इन लोगों को इसी बात की चिंता हो रही थी कि इन लोगों ने जो सरेंडर किया है क्या वो लोग जिंदा बचेंगे भी या फिर गुचेंग इन्हें भी मार देगा। इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जिसने लिन फैमिली के जो ट्रू इमॉर्टल्स थे उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया था और वो यहाँ पे ककून बना के कल्टीवेट कर रहा था। और गुचेंग हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे इस रियलम के ऊपर कदम रख दिया है जो दुनिया का हाईएस्ट रियलम होता है वर्ल्ड ट्री की मदद से। यहाँ तक कि उसकी खुद की एबिलिटीज भी यहाँ पे पीछे नहीं हटी है। जिसके बाद वो यहाँ पे लिनवो के चेस्ट को ओपन करता है तो उसके अंदर से कूड़ा ही निकला था, कुछ खास पता नहीं चला, बस पावर को यूटिलाइज करने के लिए कुछ दिया गया है, कोई ट्रेजर वेजर नहीं है, बस एक टेक्निक है। गुचेंग भी आगे से कहता है कि ये तो एकदम 2 करोड़ का माल है यार, इससे अच्छा तो मैं घूम लेता तो मुझे इससे अच्छा माल मिल जाता। खैर उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, उसने जो यहाँ पे यात्रा अपर रियलम से वेट 8 बैरन वेस्टलैंड के अंदर की थी उसकी वजह से उसके हाथों में यहाँ पे ट्री ऑफ बिगनिंग आ गया था, तो फिर उसे कोई भी शिकायत नहीं है। इसके बाद गुचेंग यहाँ पे डा को बुलाता है और उससे कहता है कि 8 बैरन वेस्टलैंड के अंदर जितने भी यहाँ पे बचे कुछ क्लैन और क्लैन लीडर्स हैं इनके पास यहाँ पे पोटेंशियल है मुझसे बात करने का, तो उनसे कह दो कि हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग रखने वाले हैं। गुचेंग यहाँ पे बेफालतू में किसी को भी नहीं मारेगा जब तक जरूरत नहीं है, ताकि वो लोग यहाँ पे पीस को बना सके दोनों रियलम्स के बीच में। और अगले महीने यहाँ पे मीटिंग होने वाली है हेवनली डियर सिटी के अंदर, और जो भी लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आएंगे उसका मतलब यही है कि वो लोग यहाँ पे गुचेंग की बात से राजी नहीं करते हैं तो उन्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा। ये वाली बात तुम जरा पूरे इलाके में फैला दोगे। जिसपे ये वाली बात पूरे इलाके में फैला भी देता है और वहीं पे हम लोग 8 बैरन वेस्टलैंड वालों को देखते हैं और उन्हें यही लग रहा था कि गुचेंग की ये कोई नई चाल है जहाँ पे वो सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके सबको एक साथ पकड़ के सबको एक साथ ही मार देगा जर्मन स्टाइल में। अगर हम लोग उसकी पार्टी को एक्सेप्ट करके जाएंगे तो मरेंगे, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो पक्का मरेंगे। इसके बाद हम बचे हुए क्लैन लीडर्स को देखते हैं जो कि आपस में ही बात कर रहे थे कि गुचेंग स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी ज्यादा चालाक भी है, उसके ऐसे ऐसे तरीके हैं कि वो लोग चाह के भी यहाँ पे मना नहीं कर सकते हैं पार्टी को अटेंड करने के अलावा। और ऊपर से यहाँ पे ड्रैगन ब्लड बैटल गॉड्स क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो फिर अब वो लोग कर भी क्या सकते हैं। और साथ ही में इन लोगों ने ये भी सुना है कि ग्रेट माउंटेन वही 9 ग्रेट माउंटेन वाला वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो लोग कर भी क्या सकते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर बचे हैं और उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। अब उसी टाइम पे यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर आता है जो कि उन लोगों से कहता है ऐसा लगता है कि मेरे बिना तुम लोगों को मरना तय ही है। वहीं पे इन लोगों को फर्स्ट माउंटेन मास्टर का और जैसे ही महसूस होता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहीं पे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एक्सपर्ट थे वो सभी यहाँ पे सावरन रियलम के एक्सपर्ट्स थे। वहीं पे साओयांग को ऐसा लग रहा था कि ये लोग तो मेरे लेवल के भी नहीं है, गुचेंग से डर के मारे इनकी हालात खराब है, बल्कि मैं तो उसके सामने सीना तान के खड़ा था। अब तुम लोग यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर को एक सत्यवादी इंसान न समझना, ये 2 गोली का इंसान है। ये मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे इनकी पावर को यूटिलाइज करके ही गुचेंग के खिलाफ जीत सकता है और विंड एंसेस्टर को बचा सकता है। वहीं पे ये सभी लोग जैसे यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग उनसे कहते हैं हमें पता था कि आप सर्कुलेशन से बाहर आ गए हैं। वहीं पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर इन लोगों से कहता है कि मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, क्योंकि गुचेंग ने इरादा कर लिया है कि वो पार्टी पे हम सभी को मौत के घाट उतार देगा, तो फिर मेरा भी यहाँ पे कोई इरादा नहीं इन सभी चीजों को रिजेक्ट करने का। क्या तुम सभी लोग मेरे साथ यहाँ पे पार्टी में चलना चाहोगे? इस पे ये सभी यहाँ पे एक्सपर्ट्स फर्स्ट माउंटेन मास्टर से कहते हैं कि यंगस्टर्स को भले ही ना पता हो कि आपका लेवल क्या है, आपकी पावर कितनी ज्यादा है, लेकिन हम लोग इससे कहीं ज्यादा वाकिफ हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जाने के लिए रेडी हैं, तो फिर चाहे खतरा कितना भी बढ़ाओ हम लोग आपके साथ ही चलेंगे। और ये सभी यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन की फॉलोवर बन जाते हैं। वहीं पे साओयांग वुडी से कहता है कि इन सभी लोगों के साथ में हम लोग पक्का अपना बदला ले लेंगे। वुडी आगे से कहता है हाँ भाई हाँ। तुम्हें याद होगा
होगा कि गुचेंग अपने साथ कुछ यहाँ पे अपर रियलम के एंसेस्टर्स को भी लेके आया था, जो कि किसी फैमिली के एल्डर्स वेल्डर्स थे। तो वो सभी यहाँ पे गुचेंग को बता रहे थे कि उन लोगों ने यहाँ पे कई सारे लैंड्स के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहाँ पे अपनी हुकूमत चालू कर रहे हैं। तो गुचेंग उन लोगों से कहता है कि यार आधे महीने के बाद यहाँ पे पूरा 8 बैरन वेस्टलैंड होगा, हम लोग एक बार में ही उन लोगों के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। क्या तुम लोग सच में इस चीज से नाराज हो क्योंकि तुम्हें 1 महीना इंतजार करना पड़ रहा है? मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे खुद के लिए भी लैंड्स के ऊपर कब्जा करना चाहते हो और अपनी पावर को दिखाना चाहते हो, लेकिन इससे मेरा प्लान फेल हो सकता है। जिस पे ये लोग गुचेंग से कहते हैं कि वो ठीक हो सकता है, वो सही हो सकता है, लेकिन क्या उसे पक्का यकीन है कि वो लोग यहाँ पे आएंगे भी? जब उन्हें पहले से ही पता है कि यहाँ पे जाल बिछा हुआ है तो वो लोग पक्का आएंगे क्या? तो इस बात का क्या सबूत है? गुचेंग लोगों को बताता है कि इतना जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम लोग इन सभी चीजों को इतनी आसानी के साथ एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले इन चीजों को देखो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा इजी है जितना तुम लोग सोचते हो। वहीं पे सभी लोग हैरान होते हैं कि गुचेंग हमें क्या दिखाना चाहता है, जिसपे गुचेंग आगे से कहता है चिंता न करो यार कि वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, वो पक्का आएंगे, क्योंकि 9 ग्रेट माउंटेन्स का सेकंड माउंटेन मास्टर मेरे पास है और साथ ही में गार्डियन ब्लड लाइन के 2 बच्चे भी मेरे पास हैं, तो वो लोग पक्का इन्हें बचाने के लिए आएंगे ही आएंगे। वहीं पे लुफेंग गुचेंग से पूछता है कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या प्लॉट प्ला रहे हो यहाँ पे? वहीं पे लुफेंग को अब तक यकीन हो चुका था कि गुचेंग अपना एडवांस वर्जन नहीं है जिसने यहाँ पे डिवाइन बैलेंस को डिस्ट्रॉय किया था सालों पहले गुचेंग के पास उसका हल्का फुल्का ऑरा मैच कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं हो सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ और तरीकों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एडवांस वर्जन एकदम खतरनाक तरीके से मार ही देता था, कोई प्लानिंग नहीं, सीधा हमला। बट ये वाला अलग है, ये बुद्धि के साथ चलता है कि इज्जत भी बचानी और गंदे काम भी करने हैं, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, ऐसा लुफेंग को लगता है। हालांकि गुचेंग लुफेंग से कहता है कि अपने पुराने दोस्तों को मिलना चाहोगे, और वो यूलिंग से कहता है और तुम्हारे बारे में कहूं तो फिर क्या तुम अपने छोटे भाई से मिलना चाहोगी? जिस पे लुलिंग गुचेंग से पूछती है कि तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता है, वो कहाँ पे है? फिर पीछे जितने भी एल्डर्स थे वो सब ये गुचेंग से कहते हैं कि तुमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है तो फिर हमारी चिंता करने की फालतू की बात है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। गुचेंग उससे कहता है हाँ तुम लोग जा सकते हो और पार्टी की तैयारी करो, मस्त खाना होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इस सफेद बाल वाले एल्डर को देखते हैं जो कि लालम लाल से पूछता है कि ये अजीब बात है ना कि गुचेंग ने अभी तक कुछ भी नहीं किया जबकि उसे सब कुछ पता है ट्री ऑफ द बिगिनिंग्स के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पहले उसे हासिल कर लिया है? इस पे लालम एल्डर आगे से कहता है क्या बात कर रहे हो, हमें कितना ज्यादा टाइम हुआ है हेवनली डियर सिटी के ऊपर कब्जा करने को, अगर ट्री को हासिल करना इतना ही ज्यादा आसान होता तो वो पहले काफी सालों पहले ही हासिल कर लिया जाता, इतने सारे रिकार्नेशन इतने सारे मॉन्स्टर्स एक्सपर्ट्स की जरूरत न पड़ती सिर्फ उसके बारे में पता लगाने को कि वो कहाँ पे है। इन दोनों को यकीन था कि गुचेंग के हाथों में अभी तक ट्री ऑफ द बिगिनिंग नहीं लगा है, पर हम लोगों को पता है कि वो कब का लग चुका था। इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि हेवनली डियर मिटन से पूछता है क्या हेवनली डियर सिटी में पार्टी कर लूं मैं? इस पे हेवनली डियर मिटन उससे कहती है कि सिटी ये तुम्हारी है यार, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, चाहे जहाँ कर लो। गुचेंग आगे से पूछता है नाराज वराज हो क्या? इस पे हेवनली डियर मिटन आगे से कहती है गुस्सा भी होंगी तो फिर क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, वैसे तुमने ये क्यों पूछा? इस पे गुचेंग आगे से कहता है कि जब ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से सुनता हूँ तो बुरा लगता है, ऐसा फील होता है जैसे कि हम दोनों अजनबी हैं, कोई दोस्त नहीं। इस पे हेवनली डियर मिटन आगे से कहती है वो भी चाहती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप इंप्रूव हो, लेकिन हेवनली डियर मिटन को महसूस हो रहा है कि गुचेंग के दिल के अंदर हेवनली डियर मिटन के लिए कोई खास स्पॉट नहीं है, जैसे कि मिंग चूचो और जियांग के लिए है वैसी स्पॉट नहीं है। इसके बाद अगला सीन आधे महीने के बाद का होता है और ये लोग यहाँ पे आ ही जाते हैं, नहीं आएंगे तो भी मरेंगे वैसे। हालांकि पूरी सिटी पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हेवनली डियर मिटन ही पूरी सिटी को कंट्रोल कर रही थी गुचेंग के सामने सरेंडर करने के बावजूद, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को पता था कि वो इनकी मदद नहीं करेगी क्योंकि वो एक गद्दार है, इसलिए ये लोग भगवान भरोसे ही हैं। इसके बाद एक एल्डर यहाँ पे पूछती है कि क्या वो युंजी की डोमेन से है क्या, यानी कि युंजी वाले इलाके से, बेसिकली इलाके को तुम एक गाँव समझ लो। तो फिर हमें पता चलता है कि जाओ युंजी की यहाँ पे फियांसे आई हुई थी जिसका नाम डिवाइन फेरी किंग युए है, जो कि 8 बैरन वेस्टलैंड की कुछ फीमेल जीनियस में से एक है, और अगर र्यूमर्स की बात मानी जाए तो वो युंजी से बेइंतहा प्यार करती थी। इस पे युंजी का बाप आगे से कहता है अगर मैंने युंजी से बैटल में लड़ने के लिए ना कहा होता तो ये प्यार के परिंदे अलग ना हुए होते और ना एक दूसरे से अलग हुए होते। इस पे किंग युए आगे से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद को दोष ना दो, फाइटिंग करना हमारा ही तरीका है। उसकी मौत एक बहुत बड़े बलिदान की तरह सामने आई है। हालांकि युंजी का बाप खुद को ही दोष दे रहा था, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे, लेकिन ये सब कुछ गुचेंग की वजह से हो गया कि वो दोनों को अलग होना पड़ा। और वो किंग युए से पूछते हैं क्या तुम ये सच में करना चाहती हो? इस पे किंग युए आगे से कहती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ये वाला काम खुद के लिए करे या फिर युंजी के लिए करे या फिर घर के लिए, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वहीं पे जो रॉयल गार्ड्स थे वो उन लोगों से कहते हैं कि अपनी शिप से नीचे उतरो और पैलेस के अंदर चले जाओ, और ये एक तरीके से रूड माना जाता है क्योंकि शिप्स के साथ ही अंदर घुसा जाता है, लेकिन इन लोगों को उतर के जाना था। तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि गुचेंग इनकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते थे, गुचेंग ही राजा है तो उसी के रूल्स मानने ही पड़ेंगे। वहीं पे ये लोग भी देख के हैरान हो गए थे कि सिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर। वहीं पे सायोंग को अपनी बहन की ही चिंता हो रही थी तो वुडी उसे कहता है कि चिंता न करो, वो लोग ठीक ही होंगे। वहीं पे गुचेंग की सिटी के लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो फिर यहाँ पे जो कौशी रियलम के एक्सपर्ट थे वो भी बहुत ज्यादा भरे पड़े थे और इन्हें पक्का लग रहा था कि ये पक्का जाल है भाई, हम लोग यहाँ पे मरने के लिए ही आए हैं। इसके बाद ये लोग एकदम हॉल में पहुंचते हैं और गुचेंग से कहते हैं कि देखो दादा, हम तो हार कहीं ना माने ना, हम लोगों की जान न ले, अपना वादा पूरा करो। जिस पे गुचेंग उन लोगों से कहता है क्यों चिंता करते हो यार, चुपचाप अपनी सीट्स के ऊपर बैठ जाओ और कुछ ना सोचो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिर सोयोंग जैसे गुचेंग को देखता है तो फिर उसे अपनी सीनियर सिस्टर याद आ जाती है, एक के लवर। इसके बाद सोयोंग गुचेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है गुचेंग मेरा मास्टर और मेरी बड़ी बहन कहाँ है जिसको शादी से उठा लिया था? गुचेंग उससे कहता है तू कौन है रे, यहाँ कैसे आया? इस पे सोयोंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हूँ
सोयांग। जिसपे सभी लोग यहाँ पे सोयांग को लेके बात करने लगते हैं कि ये हरामी है कौन, लगता तो शायद ये फर्स्ट माउंटेन डिसेबल का कोई बदला बंदा है, लेकिन ये इतना बेधड़क होके कैसे बोल सकता है, अभी तक हम लोगों ने कुछ कहा भी नहीं, कहीं इसके चक्कर में हम लोग ना मारे जाए। वहाँ पे बूढ़ी भी सोयांग से कहता है कि ज्यादा ना बोलो, हम लोग यहाँ पे गुचेंग को उंगल उंगल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट माउंटेन मास्टर भी सोयांग के अंदर डिसअपॉइंट हो गया था कि यही उम्मीद की जा सकती है, एक दिल टूटे आशिक से। वहीं पे गुचेंग इन लोगों से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर इज्जत के लिए मैं यहाँ पे उसे लेके आता हूँ। इसके बाद गुचेंग यहाँ पे लुइंग और सेकंड माउंटेन मास्टर को लेके आता है। वहाँ पे ये दोनों अपने डिसेबल और भाई को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग फर्स्ट माउंटेन मास्टर को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि गुचेंग ने अभी तक यहाँ पे विंड एंसेस्टर को बाहर नहीं निकाला है, ये हरामी उसे कुछ टाइम तक पीछे ही रखने वाला है। वहीं पे हम लोग सोयांग को देखते हैं जो कि गुचेंग से कहता है मेरी बहन और मास्टर को जाने दो। वुडी उससे कहता है जाने देंगे लेकिन पहले ट्रीटी तो साइन हो जाने दो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही यहाँ पे सीन क्रॉस करते रहे तो फिर तुम्हारी बहन और मास्टर कभी भी नहीं जा पाएंगे और तुम चीजों को गड़बड़ी करोगे। इसके बाद फर्स्ट माउंटेन मास्टर भी सोयांग से कहता है कि पीछे हटो, आप कुछ न बोलना। इसके बाद वो गुचेंग से पूछता है कि हम लोग किस तरीके की ट्रीटी यहाँ पे साइन करने वाले हैं पीस के लिए। फिर गुचेंग जब फर्स्ट माउंटेन मास्टर की तरफ देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये बाहर से जितना भी बुढ़ा दिखे लेकिन अंदर से उतना ही जवान है, यहाँ तक कि ये विंड एंसेस्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, सॉरी लिन क्लैन के एंसेस्टर से। इस पे गुचेंग उन लोगों को बताता है कि ट्रीटी काफी ज्यादा सिंपल है, अपर रियलम के लिए तुम लोग अब से यहाँ पे एक वैसल स्टेट की तरह काम करोगे जो कि अपर रियलम को अपने मास्टर की तरह सर्व करेगा और अपने रिसोर्सेज को पे करेगा साल में। बेसिकली फसल यहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड वाले बोएंगे लेकिन खाएंगे अपर रियलम वाले, जो कि एक तरीके से गुलामी ही हुई। इसलिए वो सभी लोग आगे से चिल्लाने लगते हैं ये कहते हुए कि तुम इस तरीके से हमें बुली नहीं कर सकते हो, हम लोगों ने सरेंडर किया, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम हमें यहाँ पे जान के बदले हमें अपना नौकर ही बना लो। अगर हम तुम लोगों को अपने रिसोर्स देंगे तो फिर हम लोग कल्टीवेट कैसे करेंगे? तुम बार बार चिल्ला रहे थे कि तुम हमें यहाँ पे फ्री ट्रीटी दोगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम बदले में हमसे हमारे रिसोर्स ही ले लोगे, हम तुम्हारा कहना वहना नहीं मानेंगे। उस पर गुचेंग आगे सीरियस होकर कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरा कहना नहीं मानने वाले हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ नेगोशिएट कर सकते हो? तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी है, इतना हक भी है कि मेरे साथ नेगोशिएट कर सको? इस पे वो सभी आगे से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, ये कहते हुए ये गलत है। इस पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से कहता है ऐसा लगता है हम लोगों को यहाँ पे अब और ज्यादा फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। दरअसल फर्स्ट माउंटेन मास्टर को और ज्यादा टाइम चाहिए था जब तक ये लोग यहाँ पे विंड एंसेस्टर के बारे में पता नहीं लगा लेते कि वो लोग कहाँ पे हैं, यानी कि लुफेंग। गुचेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे नेगोशिएशन करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। इस पे वो लोग गुचेंग से कहते हैं अगर तुम्हें यही कहना था तो फिर हम लोगों से सरेंडर करने को क्यों कहा, हमें मार ही देना चाहिए था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पूरे हॉल को चारों तरफ से इमॉर्टल एक्सपर्ट्स घेर लेते हैं जो कि अपर रियलम से ही थे, यानी कि ये पूरी तरीके से फंस गए और उनके अंदर से किलिंग इंटेंट निकल रहा था, ये मारना ही चाहते हैं इन्हें। उल्टा गुचेंग इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है कि ना मारो यार। इसके बाद फर्स्ट माउंटेन मास्टर बोलना शुरू करता है कि यहाँ पे अपर रियलम आर्मी ने इतना सब कुछ यहाँ पे किया है सिर्फ 8 बैरन वेस्टलैंड को कब्जा करने के लिए, वो लोग आसानी के साथ सिंपल ट्रीटी तो नहीं करने वाले हैं। अगर यहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स अपर रियलम के लिए वैसल स्टेट बनने को राजी हो जाता है तो फिर वो लोग यहाँ पे फालतू की जो मौतें होंगे उन्हें तो नकार सकते हैं, लेकिन उसके बदले में इन लोगों को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस पे सभी लोग यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर से कहते हैं कहीं आप इस ट्रीटी के लिए हाँ तो नहीं कहने वाले हैं ना। इस पे कुछ लोगों को लगता था कि फर्स्ट माउंटेन मास्टर गलत भी नहीं है, उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी और अगर वो लोग मर गए तो रिसोर्स बचा के क्या ही उखाड़ लेंगे। इस पे कुछ लोग आगे से कहते हैं डरपोक हो क्या तुम? फर्स्ट माउंटेन मास्टर उन लोगों से कहता है हम लोग इतनी दूर तक आ चुके हैं तो फिर फैसला हम लोगों को सोच समझ के लेना चाहिए। गुचेंग आगे से कहता है बड़ी समझदार हो यार तुम, मिठाई खाओगे मंगवाऊं? फर्स्ट माउंटेन मास्टर यहाँ पे गुचेंग से कहता है कि जो ट्रीटी का फैसला गुचेंग ने उन लोगों को दिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है, उन्हें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसीलिए वो गुचेंग से कहता है कि हमें 3 दिन मिल सकते हैं इस ट्रीटी के बारे में बातचीत करने को, जिसके बाद वो लोग यहाँ पे गुचेंग को जवाब देंगे कि उन्हें ये ट्रीटी मंजूर है या नहीं। तब तक वो लोग इसी पैलेस के अंदर रहेंगे। गुचेंग आगे से कहता है ले लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम 3 दिनों के भीतर यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करते हो तो फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम लोगों को मार दिया, मेरी गलती नहीं होगी। इसके बाद हम लोग किंग युवे को देखते हैं जो कि युनजे के बाप से कहती है कि हम लोग चले क्या। इस पर युनजे का बाप आगे से कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसके बाद ये लोग गुचेंग से मिलने के लिए जाते हैं तो गुचेंग आगे से कहता है युनजे डोमेन का मास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तुम्हें लोग आए थे क्या, कुछ बात करनी है क्या? जिसपे युनजे का बाप आगे से कहता है कि हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अगर ये बात अकेले में हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वह गुचेंग युनजे के फादर को पहचान जाता है और वो डियर मेडन के कंधे के ऊपर बंदूक चलाते हुए कहता है कि डियर मेडन किसी के ऊपर भरोसा करती है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसे डियर मेडन हैरान होती है कि मैंने कब भरोसा किया भाई इन पे। इसके बाद युनजे का फादर यहाँ पे गुचेंग को किंग युवे से मिलवाता है, ये कहते हुए कि उन लोगों ने ये सुना है कि गुचेंग के साथ पैसे कई सारे खूबसूरत लड़कियां रहती हैं, तो शायद से उन्हें ये लगा कि गुचेंग युनजे डोमेन की कुछ खूबसूरत और ताकतवर लड़कियों को देखना चाहेगा जिनको पूरी युनजे डोमेन अपना मानती है। इसके बाद किंग युवे आगे बढ़ती है गुचेंग को ग्रीड करने को। हेमली डियर मेडन को सबको समझ में आ जाता है कि ये बुड्ढा यहाँ पे अपनी बहू का फायदा उठाना चाहता है गुचेंग से फेवर लेने के लिए। इस पे गुचेंग पीछे मुड़ के हेमली डियर मेडन से कहता है मेरे ठरकी पन्ने के बारे में हर किसी को पता चल गया क्या यार, वो भी इतनी जल्दी? इस पे डियर मेडन पीछे देखते हुए कहती है मुझे क्या पता यार, अपना काम करो। इसके बाद युनजे का फादर गुचेंग से कहता है कि वो लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो लोग बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे अच्छे से कोऑपरेट कर सके गुचेंग के साथ में। गुचेंग आगे से कहता है मैंने तो सुना है कि यहाँ पे किंग युवे युनजे की बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करती थी, वो भी तुम्हारा बेटा था, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? इस पे किंग युवे आगे बढ़ती है और वो गुचेंग से कहती है हाँ वो युनजे के क्लोज थी, लेकिन वो सिर्फ दोस्त थे, उन्होंने कभी भी कोई भी सीमा नहीं लांघी। बेसिकली
गई ढपाढप, आई एम स्टिल अ वर्जिन। अगर अथर ये वाली लाइन ऐड ना करता तो ये चीज इतनी ऑकवर्ड ना लगती। अब इसके बाद कोचिंग यहाँ पे युनजे के बाप से कहता है कि तुम जाओ ना यार, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, जाओ। इस पे युनजे का फादर आगे से कहता है ठीक है ठीक है। फिर किंग को ऐसा लगता है कि मछली ने चारा पकड़ लिया है, किसने सोचा था कि महान कोचिंग इतना बड़ा वाला होगा। फिर कोचिंग किंग को देखते हुए कहता है कि मैंने आज तक कभी भी यहाँ पे कौसी सॉवरेन वुमन की बॉडी टेस्ट नहीं की है। वैसे तुम्हारी बॉडी सेक्सी है, लेकिन अगर सोचा जाए मैंने तो यहाँ पे तुम्हारे लवर युनजे को मारा था ना, क्या तुम सच में यहाँ पे उसकी मौत का बदला नहीं लेना चाहती? जिसपे किंग आगे से नौटंकी करते हुए कहती है कि वो बदला कैसे ले सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पे बदला ले सके गोजेंग के खिलाफ में। इसलिए गोजेंग को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने समय 8 बैरन वेस्टलैंड बहुत ज्यादा खतरे में डूबा हुआ है, लगातार यहाँ पे बैटल होते ही रहे हैं, उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उसे सेफ्टी दे सके। जिसपे गोजेंग आगे से कहता है कि तुम मेरे लिए इतना तड़प रही हो क्या? पीछे हम लोग डियर मेडन को देखते हैं और कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था उन्हें। गोजेंग आगे से कहता है कि शुरू किया जाए, जिसके बाद वो किंग के ऊपर धड़ाम से लात दी मारता, वो भी एकदम खतरनाक वाली। दैट किक वाज टू पर्सनल। इससे हम लोग क्या यहाँ तक कि हेमिली डियर मेडन भी हैरान हो जाती हैं, ये क्या हुआ, ये वाला रिएक्शन देती हैं वो। इसके बाद किंग गोजेंग से पूछती है कि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चला? गोजेंग आगे से कहता है नशा करती हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि साला मैं यहाँ पे तुम्हारे लवर को मार दो, तुम उसे नफरत न करो, और ऊपर से अगर तुम्हें मुझे जान से मारना ही था, असैसिनेशन करना ही था, तो फिर कुछ अच्छा लेके आती है, डिवाइन प्लेग मेरा क्या उखाड़ पाता। इसके बाद वो उसके हाथ को मोड़ता है और उसके हाथों से उस डिवाइन प्लेग को छीन लेता है। इस पे किंग अब गोजेंग के ऊपर चिल्लाने लगती है, ये कहते हैं कि तुम एक नंबर के कमीने हो, एकदम हरामी हो तुम्हें कभी भी चैन की नींद नहीं मिलेगी, तुमने जो पाप किए तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। गोजेंग आगे से कहता है मुझे सजा मिले या ना मिले, लेकिन जो तुमने कांड आज किया है उसकी सजा युनजी डोमेन के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें जरूर मिलेगी, जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। गोजेंग उससे कहता है कि तुमने जो गुनाह किया है अपने लोगों के खिलाफ किया है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा ताकि तुम खुद देख सको कि तुम्हारे लोगों के साथ क्या होता है जो गुनाह किया है तुमने। इस पे किंग गोजेंग से कहती है कि ये सब कुछ मैंने खुद से किया है, अगर तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो, मेरे लोगों को इसमें क्यों घसीटते हो? गोजेंग आगे से कहता है क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं है रे बाबा, इसलिए मैं घसीटेगा उन्हें। इस पे किंग गोजे को गाली देने के अलावा कुछ भी नहीं कह पाती। ये कहते हुए अगर मैं मर भी गाऊं तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, मैं मरने के बाद भी तुम्हारे पीछे आऊंगी ना। आओ भाई, वो तुम्हें भी जॉब कर लेगा, जैसे ऐसे ही लाशें ढूंढता रहता है वो कब्रिस्तान में। हेमिली डियर मेडन गोजेंग से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें मारने के लिए आई हुई थी? गोजेंग आगे से कहता है मुझे नहीं पता चला। डियर मेडन हैरान होकर पूछती है पता नहीं चला तो फिर तुमने वो खतरनाक लात काहे मारी भाई? ऑथर भी कह रहा होगा दैट किक वाज टू पर्सनल। तब क्या होता अगर वो तुमको मारने के लिए ना आई हुई होती तो? गोजेंग आगे से कहता है क्या फर्क पड़ता अगर मैं गलत होता उसे क्या फर्क पड़ता है, वो जो करने आई थी वो उसे मिल गया। इससे हेमिली डियर मेडन को समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई उतना भी ठरकी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो भी क्लैन लीडर्स थे उन्हें भी पता चल जाता है कि किंग युए ने गोजेंग को मारने की कोशिश की, बल्कि उल्टा वो खुद ही मारी गई। लेकिन इस वजह से यहाँ पे गोजेंग का गुस्सा अब युनजे डोमेन के ऊपर पड़ चुका है, पता नहीं वो कितने बचेंगे या नहीं। वहाँ पे लोगों को ये चिंता हो रही थी कि उनके चक्कर में हम लोगों को ये इल्जाम न सहना पड़े, हम लोग ना मारे जा कहीं। हम लोग युनजे के बाप को देखते हैं और किंग युए ने साफ कहा था कि वो ये सब कुछ युनजे डोमेन की अच्छे के लिए कर रही है, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ भाई, वो कहीं मारी न गई हो, कहीं उसने ये सब कुछ हमें जानबूझ के मरवाने के लिए तो नहीं किया। इसके बाद हम लोग सोयोंग को देखते हैं जो कि फर्स्ट माउंटेन मास्टर को बताता है कि युनजे डोमेन के सिटी लॉर्ड ने उन लोगों को बुलाया है, लेकिन फर्स्ट माउंटेन मास्टर इन सभी मामलों में पड़ना नहीं चाहता था। वो युनजे से कहता है कि हम लोगों के पास सिर्फ 3 ही दिन है, 3 दिनों के अंदर हमें यहाँ पे सेकंड माउंटेन मास्टर और बाकी लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी सिवाय सरेंडर करने के। जिस पे वुडी आगे से बताता है कि उसने यहाँ पे कुछ स्पाइस को हेमिली डियर सिटी के अंदर लगा दिया था ताकि वो उनके लिए यहाँ पे कुछ क्लूस इकट्ठा कर सके। वो सभी लोग वुडी से पूछते हैं स्पाई ये चीज कहाँ से आई? इस पे वुडी आगे से बताता है कि वो लोग हेमिली डियर सिटी के अंदर काफी टाइम पहले ही आ चुके थे, इसलिए वुडी ने यहाँ पे अपना समय लिया और कुछ स्पाइस को सिटी के अंदर लगा दिया ताकि वो चीजों को यहाँ पे जान सके कि क्या चल रहा है। इस वाली बात को सोयांग भी कंफर्म करता है, ये कहते हुए कि इसीलिए तुम मेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं रहते थे, तुम ये सब कुछ काम जो कर रहे थे। फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से चारा ले लेता है और वो कहता है सुन के अच्छा लगा, थोड़ा सा और बताओ। इस पे वुडी उन लोगों को बताता है कि साउथ वेस्ट की तरफ यहाँ पे एक जगह है जो कि काफी ज्यादा वीरानी सी है, लेकिन वहाँ पे डिफेंसिव वारियर्स हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स भी वहाँ पे भरे पड़े हैं जो कि जगह को गार्ड कर रहे हैं, लेकिन बाहर से ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो जगह पूरी तरीके से कमजोर हो। इस पे सोयांग आगे से कहते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि वो यहाँ पे सबको बेवकूफ बना रहा है ताकि वहाँ पे कोई भी ना जाए। फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से कहता है कि ये जाल भी तो हो सकता है। इस पे वुडी सोयांग से पूछता है तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इस पे सोयांग का बस एक ही बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे जाल हो या ना हो, जब तक उन लोगों के पास यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर की ट्रू स्ट्रेंथ है, गोजेंग भले ही कुछ करना चाहे तो भी वो कुछ कर नहीं सकता है। और अगर ये वाली बात उसकी बड़ी बहन और मास्टर की है यानी कि सेकंड माउंटेन मास्टर की, तो वो यहाँ पे मरने को भी रेडी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे वुडी उससे कहता है कि मैं भी यहाँ पे 9 ग्रेट माउंटेन्स का डिसाइपल हूँ यार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हारी सेफ्टी को एंश्योर कर सकूं। बिगेस्ट जोक ऑफ द ईयर। इस पे ये दोनों एकदम भाइयों की तरह हाथ मिलाते हैं, ये कहते हैं कि एक दूसरे की मदद करेंगे। इस पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर भी आगे से कहता है कि सुन के अच्छा लगा, मैं भी चलूंगा, क्योंकि फर्स्ट माउंटेन मास्टर को यकीन था कि वो यहाँ पे विंड एंसेस्टर की तरह कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर उसे गोजेंग से क्यों डरना चाहिए। जिसके बाद हम लोग विंड एंसेस्टर को देखते हैं, एक लूफेंग को, जिसकी हालत खराब थी। फिर बोन क्लैन का एंसेस्टर गोजेंग से पूछता है अगर उन लोगों ने यहाँ पे जाल को नहीं पकड़ा, चारा नहीं लिया तो हम लोग क्या करेंगे? गोजेंग आगे से कहता है चिंता क्यों करते हो यार, वो लोग पक्का चारा ले लेंगे, जहाँ तक उस फर्स्ट माउंटेन बुड्ढे की बात है वो पक्का चारा ले लेगा, उसे ये लगता है कि हम लोग उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। इस पे बोन क्लैन का एंसेस्टर आगे से कहता है कि चिंता ना करो, मैंने यहाँ पे हेवन एंड अर्थ ट्रैप जेल
जेल के साथ साथ फॉरबिडन एरिया के अंदर भी लगा दिया है और कोई भी उससे बच के भाग नहीं सकता है एक बार जाल के अंदर जाने के बाद में। गुचेंग पूछता है कि सभी लोग रेडी हैं, जिसपे सुआंग आगे से कहती है हाँ सभी लोग रेडी है, बस ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पे हम लोग लुइंग को देखते हैं जो कि गुचेंग से पूछती है कि तुम हमसे पहले इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तो फिर हमें इस तरीके से क्यों मार रहे हो, हमें इस तरीके से क्यों तड़पा रहे हो। ईट बैरेंट वेस्ट लैंड के अंदर कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें हरा सके, तो फिर तुम मुझे और मेरे भाई को जाने क्यों नहीं देते। इस पे गुचेंग पीछे मुड़ के आगे से कहता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ चीजें खोना नहीं चाहता। इसके बाद हम लोग फर्स्ट माउंटेन मास्टर और उसके दो जोड़ीदार को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे सभी को बंद करके रखा गया है। यहाँ पे फॉर्मेशन भी लगे हुए हैं जो कि बाहर से जगह को छुपाने के लिए किया गया है। सोयांग गार्ड्स के बारे में पूछता है तो फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से कहता है ये कीड़े हैं कीड़े, और वो काफी इजीली इन लोगों को मार गिराता है, जबकि ये सभी यहाँ पे सुप्रीम रियलम के एक्सपर्ट्स थे। यहाँ पे वुडी अपने मन के अंदर सोच रहा था गुचेंग भाई ये मत कहना कि तुम इस बुड्ढे को हरा नहीं सकते, मेरी टिकट कट जाएगी और रिटर्न टिकट भी नहीं मिलेगी। इसके बाद हम लोग युनजे के फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पे गुचेंग से रिक्वेस्ट करता है कि किंग युए ने जो कुछ भी किया था उसका उसके क्लैन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उसका क्लैन यहाँ पे गुचेंग को हमेशा हमेशा के लिए सर्व करने को रेडी है। गुचेंग उससे कहता है बड़ी जल्दी सरेंडर कर दिया यार, मुझे तो लगा थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वुडी ने यहाँ पे अपनी आंखें खोल दी थी तो गुचेंग को पता चल चुका था कि उन लोगों ने चारा ले लिया है, तो ये भी तैयारी शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग सभी गार्ड्स को मारते हुए लगातार जेल वाली जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे सभी लोग कैद थे। सोयांग की नजर जैसे ही मास्टर और बहन के ऊपर पड़ती है तो फर्स्ट माउंटेन मास्टर उसे कहता है कि जल्दी करो, यहाँ पे हम लोग ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं। लेकिन लुइंग उन लोगों से कहती है कि पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, जल्दी भागो यहाँ से। सोयांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो फिर फर्स्ट माउंटेन मास्टर यहाँ पे विंड एंसेस्टर की तरफ देखता है तो फिर उसे पूरी तरीके से चूस लिया गया था। बेसिकली जो भी एनर्जी उसके अंदर थी गुचेंग ने सब निकाल ली थी। इससे फर्स्ट माउंटेन मास्टर को समझ में आ जाता है कि ये पूरी तरीके से एक ट्रैप ही था। इसके बाद नीचे से एक फॉर्मेशन खुलती है और ये सभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होके एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ से एक्सपर्ट्स को रखा गया था ताकि चूहा बच के भाग ही ना पाए। बेसिकली फॉरबिडन वॉइस स्पेस मैजिक था, यानी कि टेलीपोर्टेशन एक तरीके से। गुचेंग यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर से कहता है बुढ़ऊ हम तुहार बड़ी देर से इंतजार करत बा, हमका लगे ना रहा है कि तू ये जाल में फंसवे। जिस पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से लेजिट सवाल पूछता है कि तुम्हें हमारे बारे में पता कैसे चला, कहीं ये दोनों तुम्हारे चूजे तो नहीं है, यानी कि सोयांग और वुडी। इस पे सोयांग आगे से कहता है उसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है, आपको क्या लगता है कि मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा क्या। इस पे वुडी सोयांग के ऊपर हमला करता है, ये कहते हुए नशा किए हो क्या, अगर तुम नहीं हो तो पक्का मैं ही हूं ना। इसके बाद वो सोयांग के ऊपर लात मार के उसे दूर फेंक देता है और उसे कहता है कि मैं ये लात काफी लंबे टाइम से मारना चाहता था लेकिन प्लान की वजह से रुका हुआ था, नहीं तो मैं तुम्हें काफी लंबे टाइम पहले ही मार चुका होता छोटे भाई। छोटे मियाँ बड़े मियाँ का प्यार यहीं पे ही खत्म हुआ। इस पे सोयांग पीछे मुड़ के वुडी से कहता है वुडी मादर, 9 ग्रेड माउंटेन ने तेरे लिए जो कुछ भी किया तूने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से कुछ करने वाला था तो वुडी आगे से कहता है बुढ़ो करने वाला भागो रे, और वो बुढ़ो से कहता है फर्स्ट माउंटेन मास्टर अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम चाह के भी यहाँ से भाग नहीं सकते हो, कई सारे एक्सपर्ट्स ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं पे सोयांग फर्स्ट माउंटेन मास्टर से कह रहा था मारिए जल्दी इस गद्दार को, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट माउंटेन मास्टर अलग की कहानी बुन रहा था। वो सोयांग और उसकी बहन को पकड़ता है और उन्हें गले से पकड़ के टांग लेता है। गुचेंग उसे कहता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है बुढ़ो। सोयांग यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर से कहता है कि मैं तो आपका ही चेला हूँ ना, मुझे क्यों पीला जा रहा है, वाई। इस पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से कहता है कि मैं तुम दोनों की ब्लड लाइन की पावर ले रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे जो कि इन सभी लोगों के साथ फाइट कर सकता है। इसके बाद हम लोग सोयांग को देखते हैं और इसका फॉर्च्यून और लक और एनर्जी सब कुछ चूस ली जा रही थी और ये मन के अंदर यही सोच रहा था एवरीबडी सबके सब चोर हैं। फर्स्ट माउंटेन मास्टर उन दोनों से कहता है कि चिंता ना करो ये तुम दोनों को मारेगा नहीं, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग अपर रियलम की एक ट्रू इमॉर्टल को देखते हैं जो कि यहाँ पे बुढ़ो के ऊपर एरो से शूट करती है, ये कहते हुए कि उसे स्पेल कास्ट न करने देना, नहीं हमारे लग जाएंगे। बुढ़ो उसकी तरफ देखता है और आगे से कहता है अगर तुम मुझे टाइम नहीं दोगे तो फिर मुझे मत दोष देना कि मैं ये करने वाला हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे लुइंग को उस एरो की तरफ फेंक देती है, यानी कि लुइंग का खेल यहीं पे खत्म हुआ। वो एरो जैसे उसके साथ लगता है तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सोयांग आगे से चीखते हुए कहता है कि सिर्फ वही मेरी एक अकेली फैमिली थी। फर्स्ट माउंटेन मास्टर यहाँ पे गुचेंग से कहता है काफी ज्यादा चलाओ को बचुआ, इतना ज्यादा प्लानिंग की वो भी एकदम केयरफुली कि मुझे कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतने सारे ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स को बुलाने से ये कुछ मेरा उखाड़ भी पाएंगे? तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये लोग मेरे खिलाफ जीत भी सकते हैं? जिसके बाद यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर बाकी जो 8 माउंटेन मास्टर थे उनको यहाँ पे समन कर लेता है उनकी धर्माइक बॉडी को। गुचेंग आगे से कहता है कि यही है 9 ग्रेड माउंटेन्स के फर्स्ट मास्टर की टेरिफाइंग धर्माइक टेक्निक। गुचेंग उससे पूछता है और कितने ज्यादा टेक्निक छुपा के रखे हो भाई, जल्दी बता दो क्योंकि ज्यादा मन नहीं है फाइट करने का, अभी घर भी जाना है, चाय पीनी है। इसके बाद वो अपने सभी इमॉर्टल एक्सपर्ट से कहता है मारो यार, किस बात का इंतजार करो, पैसे किस लिए दिए हैं मैंने। इसके बाद फिर यहाँ पे धूम धड़ाका सबको यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर के पीछे ही पड़ जाता है कि पकड़ 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 बुड्ढे को, बचना नहीं चाहिए साला। इसके बाद हम लोग फर्स्ट माउंटेन मास्टर को देखते हैं जिसके ऊपर एक मछलीदार कोई टेक्निक अटैक करती है तो वो टेलीपोर्ट ही हो जाता है, यानी कि वो उस अटैक को डॉज कर लेता है टेलीपोर्ट करके। फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से कहता है कि मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है माउंटेन को छोड़े हुए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम मेरे बारे में भूल ही जाओ किससे फाइट कर रहे हो। उसी टाइम पे वही ट्रू इमॉर्टल जिसने एरो चलाया था वो बुढ़ो के ऊपर अटैक करते हुए कहती है अभी बताती हूँ किसके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन जब वो अटैक करती है तो दोबारा वो वहां से टेलीपोर्ट होके वहां से गायब हो जाता है। हालांकि इस इमॉर्टल एक्सपर्ट को यही लग रहा था कि उसका अटैक यहाँ पे वाइड स्पेस को भी चीर सकता है,
लेकिन बुढ़ो को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वो उसके साइड से बाहर निकलता है। ये कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, और वो उसके ऊपर फिंगर फ्लिप मारता है तो उसकी मुंडी ही उड़ जाती है। जिसके बाद बुढ़ो इसी तरीके से वहाँ पे जो भी ट्रू इमॉर्टल थे उन्हें पूरी तरीके से मारते मारते आगे बढ़ते जा रहा था। ये जो हरी लकीर दिखाई दे रही है यही बुढ़ो है। हालांकि बुढ़ो ज्यादा उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि बोन क्लैन का एंसेस्टर बीच में आ जाता है। ये कहते हुए ज्यादा न उड़ो यार, मारे जाओ, भी घर भी जाना है, बच्चों को खिलाना है। इस पे बुढ़ो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम एक पीक ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हरा भी सकते हो मुझे। इसके बाद वो भी बोन एंसेस्टर की तरह यहाँ पे एक डिवाइन हाथ बना लेता है और एक दूसरे के साथ फाइट करने लगता है। ये दोनों बुढ़ो आपस में बात करते हुए कहते हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि हमें एक साथ चल के गैंग बैंग करना चाहिए क्या। इस पे लालम लाल वाला आगे से कहता है हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ गुचेंग देख रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट हम लोग उसके लिए छोड़ देते हैं। तो फिर गुचेंग भी आगे से हमला करता है और वो बुढ़ो के ऊपर यहाँ पे 9 ग्रेड माउंटेन की डिवाइन सील से हमला करता है। तो बुढ़ो दोबारा अपनी धर्माई का वर्डी का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक लेते हैं और गुचेंग से कहते हैं कि इतना भी काफी नहीं है मुझे हराने के लिए, थोड़ा सा और लेके आओ। इस पे गुचेंग आगे से इमोर्टल स्लेइंग गार्ड को बाहर निकालता है। ये कहते हुए ऐसा लगता है कि फर्स्ट माउंटेन मास्टर के बुढ़ो को मारने के लिए मुझे सारे ट्रेजर्स को बाहर निकालना ही पड़ेगा। फर्स्ट माउंटेन मास्टर भी यहाँ पे गुचेंग के इमोर्टल स्लेइंग गार्ड को देख के हैरान हो जाते हैं। इस पे गुचेंग आगे से कहता है कि यही सही समय है तुम्हारे जैसे बुढ़ो को मारने का। जिसके बाद वो आगे से इमोर्टल स्लेइंग गार्ड का इस्तेमाल करता है तो उनकी धर्मायिक बाटी एक झटके के अंदर ही टूट के बिखर जाती है। क्योंकि गुचेंग ने यहाँ पे इमोर्टल स्लेइंग गार्ड के साथ साथ लॉ ऑफ द वर्ल्ड की एनर्जी का भी इस्तेमाल किया था, वही पेड़ वाली एनर्जी। इससे बुढ़ो यहाँ पे बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मल से ट्रेजर्स उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं लेकिन इमोर्टल स्लेइंग गार्ड के साथ में यहाँ पे जो डिवाइन वर्ल्ड की एनर्जी थी उससे वो अटैक फेल हो जाता है। तो फिर फर्स्ट बुढ़ो यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे हरा दिया, जो ट्रैप बिछाया मैं इससे लड़ नहीं सकता और ना ही तुमसे जीत सकता हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में वापस जरूर आऊंगा। लेकिन बुढ़ो जब ये कह ही रहे थे तो फिर पीछे से सुवांग बाहर निकलती है जो कि बुढ़ो के ऊपर बोलन क्लैन के खास ट्रेजर बोल सीलिंग नील्स का इस्तेमाल करती है, जिससे बुढ़ो अब कहीं भी नहीं भाग पाएंगे। बुढ़ो उससे कहता है कि तुम भी छुपी थी, मुझे पता ही नहीं चला। जस्ट लाइक थैनोस को टाइटन प्लैनेट में बुला के सब लोगों ने एक साथ मिलकर फेल दिया। फर्स्ट माउंटेन मास्टर उससे कहता है छुपने के मामले में इतनी ज्यादा तेज हो कि साला मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया, लुकन छुपाई में हमेशा जीती होगी। गुचेंग भी आगे से कहता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्लान बनाना पड़ा यार, फुल प्रूफ प्लान, वो भी 2 घंटे तक सिटियाबाजी नहीं की मैंने, तुम्हें पता है कितना बड़ा सैक्रिफाइस है ये मेरे लिए। इस पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पे इतने सालों तक जिंदा रहने के बावजूद गुचेंग जैसे किसी छोटे बच्चों के हाथों पीला जाएगा। गुचेंग आगे से कहता है किसने कहा भाई मैं तुम्हारा जूनियर छोटा बच्चा हूँ। फर्स्ट माउंटेन आगे से पूछता है इसका क्या मतलब है, तो गुचेंग आगे से कहता है मरे हुए इंसान को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग लालम लाल वाले एल्डर को देखते हैं जहाँ पे जो धर्मायिक बॉडी थी माउंटेन मास्टर्स की वो गायब हो जाती है, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि गुचेंग वाली साइड काफी जल्दी ही खत्म हो गई है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पे सभी लोगों को पता चल चुका था कि फर्स्ट माउंटेन मास्टर और उसके 2 डिसाइपल्स सेकंड माउंटेन मास्टर और बाकी लोगों को बचाने के लिए गए थे, लेकिन उनकी भिड़ंत गुचेंग के साथ हो गई और गुचेंग ने उन लोगों को मार दिया। क्या था कि वो लोग भी यहाँ पे गुचेंग के खिलाफ जीत नहीं सके और फर्स्ट माउंटेन मास्टर मारा जा चुका है, तो अब इन लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं है, गुचेंग इन्हें भी मार देगा। इन जैसे लोग गुचेंग के खिलाफ क्या ही कर लेंगे, इसलिए लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये लोग गुचेंग की जो ट्रीटी है उसे स्वीकार ले और अपर रियलम को अपना मास्टर मान ले। इसलिए ये लोग अगले ही दिन गुचेंग के पास जाते हैं और गुचेंग से कहते हैं हमें पता है आप बहुत बड़े वाले हैं, सॉरी बड़े दिल वाले हैं, और आप हमारे साथ जो करना चाहते हैं उसके बारे में हमें अच्छे से पता है कि आप हमारे लिए सब कुछ भला ही सोच रहे हैं, तो फिर हम लोग ये ट्रीटी यहाँ पे साइन कर लेते हैं ताकि कोई वॉर ना हो। गुचेंग उन लोगों से कहता है कि समझदार हो आप लोग, मुझे समझदार लोग पसंद हैं, और वो लोगों को बताता है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ही 8 बैरन बस लैंड डोमेन को छोड़ के जाने वाला है। अगर उन्हें किसी भी चीज को लेके किसी भी चीज की रिपोर्ट गुचेंग को करनी है तो वो लोग हेवेलिडियर मेडन के पास आ सकते हैं, क्योंकि अब से हेवेलिडियर मेडन यहाँ पे 8 बैरन बस लैंड एंड डोमेन्स की इंचार्ज है, वो इन सभी चीजों को मैनेज करेगी। इस पे हेवेलिडियर मेडन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि गुचेंग उसके ऊपर इतना भरोसा करता है। गुचेंग उसे पूछता है कैसा लगा, तो वो बस शर्माती है, आगे से कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद गुचेंग पीछे मुड़ के बोन क्लैन के एंसेस्टर से कहता है कि आप लोगों के क्लैन को यहाँ पे एक क्रिमिनल बता के बैनिश कर दिया गया था अपर रियलम से, लेकिन आप लोग अपना सामान बांध लीजिए क्योंकि मेरे साथ आप 2 दिनों के अंदर अपर रियलम चलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग गुचेंग को दोबारा देखते हैं जहाँ पे गुचेंग ने जब उन दोनों को मार दिया था तो फिर उसे यहाँ पे लेवल अप मिला था जो कि कौसी सॉवरेन रियलम था। वहाँ पे गुचेंग को फर्स्ट माउंटेन मास्टर से जो ब्लड एसेंस मिला था वो काफी ज्यादा अच्छा था, और साथ में उसे यहाँ पे लुफेंग से एरा इम्प्रिंट भी मिल गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे कई सारे बैटल्स को सर्वाइव कर पाया था। वही जो भी नेसेस्टर का पैलेस डिस्ट्रॉय हुआ था उसको सर्वाइव कर पाया था, जो कि उसको मारने की रिवॉर्ड में मिला था, और सोयांग को मारने के बदले में गुचेंग को यहाँ पे सैक्रिफाइसल समनिंग मिला था, क्योंकि फर्स्ट माउंटेन मास्टर ने यहाँ पे सोयांग की ब्लड लाइन की जो भी पावर्स थे उन्हें पूरी तरीके से खींच लिया था, इसलिए सोयांग के पास ज्यादा माल नहीं बचा था। तो गुचेंग यहाँ पे उसकी ब्लड लाइन में से किसी एक्सपर्ट को समन नहीं कर सकता था, लेकिन गुचेंग किसी को समन करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास पहले से यहाँ पे कई सारे गो फैमिलीज के एंसेस्टर थे। बाकी बाद में देखेंगे कि वो उसका इस्तेमाल करता है या नहीं। अब गुचेंग को यहाँ से अपर रियलम निकलना, तो वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि मिंग के क्या हालचाल है, क्या उसने मुझे मिस किया होगा या नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि वो यहाँ पे सेलेस्टियल वो सुवांग डायनेस्टी की अब लीड संभालने वाली है, बेसिकली एम्प्रेस बनने वाली है उस जगह की। तो फिर अगला सीन डायरेक्ट यहाँ पे सेलेस्टियल वो सुवांग डायनेस्टी का ही होता है, जहाँ पे मिंग को एम्प्रेस बना दिया गया था और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। मिंग लोगों को यहाँ पे छाछने में डुबो की धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि जो लोग मेरे खिलाफ जा रहे थे उनके साथ क्या हुआ है, जो भी लोग मुझे यहाँ पे थ्रोन हासिल
हासिल करने से रोकेंगे उनके साथ क्या होगा ये मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं पे एक बंदा मिंग से पूछता है कि हम लोग शादी की तैयारी शुरू करें, आपकी शादी गुचेंग फैमिली के यंग मास्टर के साथ होने वाली है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यूए क्लैन का एंसेस्टर आता है जो कि मिंग के ही क्लैन का है, और वो मिंग से कहता है इतनी बड़ी हो गई क्या कि तुम्हारी शादी हो जाए, और अगर तुमने यहाँ पे पहले ही गो फैमिली के बच्चे के साथ सगाई कर ली है तो फिर तुम्हें यहाँ पे इस थ्रोन की क्या जरूरत है, इसे के लिए एम्प्रेस की पोजीशन की। तुम इतनी समय यहाँ पे सेलेस्टियल वू सुआंग डायनेस्टी की लीडर हो और एम्प्रेस हो, क्या तुम यहाँ पे गो फैमिली के अंदर शादी करो या फिर गो फैमिली तुमसे शादी कर रही है? बेसिकली शादी से फायदा किसको होगा? और जो बता दो कि गुचेंग अभी तक सिर्फ एक छोटा बच्चा ही है, बेसिकली यंग मास्टर, वहीं पे मिंग अब एक एम्प्रेस बन चुकी है तो उसका ओहदा ज्यादा है, इसलिए अगर उन दोनों की शादी होगी तो गुचेंग को फायदा होगा। इसलिए शायद से एंसेस्टर को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है इस शादी से। इस पे मिंग आगे से कहती है कि वो शादी कर रही है गुचेंग की फैमिली में। इस पे एंसेस्टर यहाँ पे मिंग से कहता है कि फिर तुम यहाँ पे सेलेस्टियल वू सुआंग डायनेस्टी को डाउरी की तरह यानी कि दहेज की तरह इस्तेमाल करने वाली हो उस बच्चे से शादी करने के लिए। इस पे मिंग आगे से कहती है पहली बात ये कि हम दोनों की सगाई बचपन में ही हो गई थी, और दूसरी बात इस थ्रोन की रही तो ये मैंने खुद की एबिलिटी से हासिल किया है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस पे एंसेस्टर आगे से कहता है कि थ्रोन छोड़ दो या फिर सगाई तोड़ दो। इस पे मिंग उससे कहती है कि सेक्युलेशन से अभी ही बाहर आए हो, तुम्हें शायद से पता नहीं है कि तुमने अभी क्या बोला है। गुचेंग की रेपुटेशन और एबिलिटीज के हिसाब से इस सेलेस्टियल वू सुआंग डायनेस्टी भी उसके लिए काफी नहीं होगी अगर दहेज के तौर पे दिया भी जाए, इसलिए खुद के डिसीजन को थोड़ा और अच्छे से सोचो। जिस पे एंसेस्टर को गुस्सा आ जाता है और ये अपनी प्रेशर को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये डायनेस्टी कितनी पुरानी है, कितने सालों से ये यहाँ पे है, ये फॉरबिडन एरा से है यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है कि वो छोटा मोटा गुचेंग मेरा कुछ उखाड़ भी पाएगा? उसने 10 सालों में क्या हासिल कर लिया होगा, तुम्हें क्या लगता है? इस पे मिंग को गुचेंग के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था, वो आगे से कहती है कि तुम उसे समझ नहीं पाए हो, ये सिंहासन मेरा रहेगा और शादी में भी उससे ही करूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एंसेस्टर उससे कहता है अगर मैंने मना किया तो। वहीं पे सभी लोगों को लग रहा था कि एंसेस्टर यहाँ पे हमला करेगा, लेकिन साइड से गुचेंग बाहर निकलता है जो कि एंसेस्टर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है अगर हमें शादी से दिक्कत है तो मर क्यों नहीं जाते। वहीं पे गुचेंग का एक ही हाथ और बूढ़ा अपने पैरों पे आ जाते हैं। वहीं पे मैं गुचेंग से पूछती थी जल्दी आ गया यार, मुझे तो लगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गुचेंग आगे से बताता है 8 बैरन 10 डोमेन एंड वेस्ट लैंड सरेंडर कर चुका है हम लोगों के सामने। वहीं पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि गुचेंग ने यहाँ पे हेमेलिडिया सिटी के ऊपर कॉन्कर कर लिया जिसको आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। गुचेंग माफी मांगता है कि उसे यहाँ पे फैमिली मैटर्स के बीच में उंगल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये देख के सहन नहीं कर पाया कि कोई उसे शादी करने से रोक रहा है, वो भी मिंग से। इसके बाद गुचेंग आगे बढ़ता है और वो मिंग को यहाँ पे मिंग नहीं बुलाता बल्कि एम्प्रेस बुलाता है और उससे कहता है कि यो मैजेस्टी ये थ्रोन आपका ही है और ये सबसे अच्छी चॉइस रहेगी कि ये थ्रोन आपका ही रहे। इसे तो मिंग भी हैरान हो जाती है कि ये अपनी काली जबान का इस्तेमाल मेरी फेवर में कर रहा है ताकि थ्रोन मेरा ही रहे। गुचेंग मिंग को सिंहासन के ऊपर बैठा देता है और आगे से कहता है ये सिंहासन मैडम का ही रहेगा और मैडम हमेशा राज करेंगी। और मिंग बहुत ज्यादा हैरान थी, उसे यही लग रहा था कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसके दिमाग में चोट लगी है, किसी ने हथौड़ा मार दिया इसकी खोपड़ी में। इसके बाद होना क्या था, मिंग को यहाँ पे सिंहासन मिल जाता है हमेशा हमेशा के लिए और ये दोनों साइड में आ जाते हैं। वहीं पे मिंग गुचेंग को बताती है कि जिस चीज की तुम्हें तलाश थी उसके लिए थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा। तो गुचेंग आगे से कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे कौन सी जल्दी है। मिंग उसे पूछती है सारी आर्मी वापस आ गई? तो गुचेंग आगे से बताता है आ रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। मिंग उसे पूछती है सच में मिस किया, कहीं दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली वहाँ पे? गुचेंग आगे से बताता है वो सिर्फ एक पोजीशन थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस पे मिंग उसे कहती है कि तुमने उसे पहले ही पोजीशन दे दी है तो फिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। इसे गुचेंग के समझ में आ जाता है कि ये जेलस है। इस पे गुचेंग आगे से दाव हार्ट की कसम खाते हुए कहता है कि उसने यहाँ पे हेमेलिडियर मेडन को नहीं छुआ है। मिंग के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, जिससे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि ये ट्रिक बार बार काम नहीं करेगी। इसलिए गुचेंग आगे से डिमोनिक हार्ट की भी कसम खाता है, ये कहते हुए कसम से, दोनों दिलों की कसम से, मैंने उसे नहीं छुआ। इस पे मिंग को यकीन हो जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा और वो खुश हो जाती है और गुचेंग से कहती है मेरे साथ आओ। गुचेंग आगे से कहता है जी मालकिन अभी आया। इसके बाद अगला सीन कई दिनों के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि गुचेंग दोबारा पर्पल अल्केमिस्ट सेक्ट आया हुआ था। तुम्हें याद होगा कि गुचेंग लोअर वर्ल्ड से 2 लड़कियां लेके आया था, एक तो डिमोनिक सक्सेसर थी जो अलग ही घूम रही और दूसरी एक अल्केमिस्ट टाइप की थी। इसलिए गुचेंग उस अल्केमिस्ट टाइप वाली लड़की से मिलने के लिए आया था। गुचेंग वहाँ की सेक्ट मास्टर जियान से कहता है काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, आप और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। जिसपे मास्टर जियान आगे से कहती है कहाँ भाई, तुम्हारी रेपुटेशन के सामने हम लोग कहाँ टिक पाएंगे, तुम्हारी रेपुटेशन तो यहाँ पे लाडली बहन योजना की तरह हो रखी है, झप्पड़ फाड़ मिले चाहे देश का युवा भूखा मर रहा हो। इसके बाद वो गुचेंग से कहती है कि कीहान भी तुम्हारा काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वहीं पे कीहान गुचेंग से पूछती है कि 8 बैरन वेस्टलैंड के अंदर सारा काम हो गया आपका? इस पे गुचेंग आगे से कहता है हो गया है तभी तो आया हूँ मिलने के लिए। यहाँ तक कि मैं गुचेंग फैमिली में भी नहीं रुका, डायरेक्ट यहाँ पे चला आया, झूठा साला। इस पे सभी लड़कियां यहाँ पे कीहान के लिए तारीफ करने लगती हैं कि देखा यंग मास्टर बिना रुके सीधा तुमसे मिलने के लिए आए हैं, वो तो हमें पता है कि ये अय्यासी लूट के आया है। हालांकि कीहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं इतना प्यार देके और वो गुचेंग के गले ही लग जाती है और वो गुचेंग से कहती है उसे डर लग रहा था कहीं गुचेंग को कुछ हो ना जाए वो सेक्रेट रियलम पे जो था, लेकिन उसे खुशी है कि गुचेंग सही सलामत है। और वो गुचेंग से पूछती है क्या वो कुछ दिनों के लिए यहीं पे रुक जाएगा? जिसपे गुचेंग आगे से कहता है कोई बात नहीं है, इसकी जितनी मीठी बातें करनी आ गई ना सिंगल नहीं रहूंगा मैं, लेकिन पावर और रेपुटेशन कहाँ से लेके आऊंगा वो तो है ही नहीं। खैर जो भी ये लोग खुश थे, पीछे से ये लोग कहते हैं ओ जाओ यार यहाँ सब चलेगा, जाओ भागो, साला जहाँ देखो वहाँ शुरू हो जाते हो, साला हमें दुख होता है कि हम अब तक सिंगल क्यों हैं। खैर इसके बाद कीहान यहाँ पे गुचेंग के लिए खाना बनाती है और कहती है कि उसकी कुकिंग इतनी बुरी नहीं है, सॉरी इतनी अच्छी नहीं है। वहीं पे गुचेंग उससे पूछता है कि उसे जो फॉर्मूला दिया गया था डिवाइन पिल का क्या उसने वो बनाना
सीख लिया, लेकिन कियान ने अभी तक उस फॉर्मूला को मास्टर नहीं किया था, तो वो काफी ज्यादा निराश हो गई थी। गुचेंग भी आगे से कहता लेकिन वो बाद में उसे कमर से पकड़ लेता है। ये कहते हुए कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट ट्राई कर रही हो, इसीलिए मेहनत करती रहो। जिसपे कियान अपने मन के अंदर सोचती है उसे पता था कि गुचेंग दिल लगी वाला बंदा, एकदम कोमल सा काइंड हार्टेड पर्सन, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो लोग कभी कभी भी मिले तो भी इतना ज्यादा काफी है। फिर वो गुचेंग से कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि बाहर क्या क्या हुआ, जिसके लिए गुचेंग मांग जाता है। इसके बाद अगला सीन और कुछ दिनों के बाद का होता है। हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि अपने घर पे आता है और वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि जियान आई क्या, जिसपे वो सर्वेंट बताती है कि जियान आई थी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए बाहर चली गई, कम से कम सर्कुलेशन के लिए गई होगी। और गुचेंग को पता था कि जियान सिर्फ ट्रेजर्स के लिए बाहर गई होगी, उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो फालतू में ही बाहर घूम रही है, कहीं पिट न जाए। इसके बाद वो सर्वेंट से पूछता है कि कुछ खास हुआ पर रियलम के अंदर कुछ दिनों के अंदर जब तक मैं यहाँ पे नहीं था। जिसपे सर्वेंट गुचेंग को बताती है कि रेड डस्ट डिमोनस उसने अपना फंक्शन बना लिया, जिसको डिमोनिक माउंटेन बोला जा रहा है। कई सारे प्रिमोर्डियल सेक्ट वहाँ पे गए हुए थे उन्हें मारने के लिए, लेकिन उल्टा वो खुद ही मारे गए, मुश्किल से ही कोई बचा होगा। इस पे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि होंगी ने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिकवर कर लिया है या फिर उसने अभी तक अवेकन कर लिया होगा। इसके बाद सर्वेंट यहाँ पे चूचू के सेक्ट के बारे में बताती है कि एक्सट्रीम इनएविटेबल कैलेमिटी यहाँ पे लगातार आगे बढ़ते जा रहा है और वो फैलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटीज पैलेस की सेंटस यानी कि चूचू अपने कई सारे लोगों को लेके उसे रोकने की कोशिश कर रही है ताकि किसी का कुछ नुकसान न हो। और फिर गुचेंग ने चूचू को मना किया था कि फालतू की हीरोगिरी ना करना, लेकिन इसके बावजूद वो करने के लिए निकल गए और गुचेंग ने उसे कोई वेपन भी नहीं दिया, इसके लिए चिंता हो रही थी। इसके बाद सर्वेंट लास्ट न्यूज के बारे में बताती है कि डिमोनिक सक्सेसर जो अभी तक छुपा हुआ था वो दोबारा रियलम के ऊपर आने लगा है। उन्होंने यहाँ पे डिवाइन मार्शल क्लैन के सक्सेसर के ऊपर हमला किया और लगभग उन्हें मार ही डाला था, लेकिन वो जिंदा बच गया। इसलिए गुचेंग जो अंदर जाने वाला था वो रुक जाता है और पीछे मुड़ के पूछता है डिमोनिक सक्सेसर, और गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है सोकिंग, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी ग्रो हो जाएगी। सोकिंग वो दूसरी लड़की है जिसको गुचेंग किहान के साथ लोअर रियलम से लेके आया था। क्या था कि स्टोरी की शुरुआत भी उसी के साथ हुई थी। अब देखो यहाँ से चीजें पूरी तरीके से मैं भूल चुका हूँ कि आगे क्या होने वाला है। जितना तुम हैरान होगे उतना मैं भी होऊंगा, बस मैं समझाने की कोशिश तुमसे ज्यादा करूंगा। अब अगला सीन यहाँ पे क्योस स्टार डोमेन का होता है। ये नई जगह है, अभी तक मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। हम लोग यहाँ पे दो गार्ड्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि हमारी क्वीन को क्या हुआ, अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए, जबकि सब कुछ तो बढ़िया जा रहा है। जिसपे एक वुमन होते हुए भी कहती है वुमन, यानी कि मूड कभी भी बदल सकता है। इसके बाद हम लोग सुकिंग की छोटी बहन किंग जुआन को देखते हैं जिसने बॉडी पहले ही स्विच कर ली थी। उम्मीद करता हूँ याद होगा तुम्हें। गुचेंग को ये वाली बात पता है, लेकिन फिर भी साला नौटंकी करता है बस हवस के पीछे। खैर हम लोग किंग जुआन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठी हुई थी और ये अपने आप को इतने समय महारानी समझ रही थी। बेसिकली इसका ईगो इतने समय यहाँ पे किसी भी अमीर बाप की बिगड़े औलाद से ज्यादा था। ये कहती है कि ये कियोस स्टार डोमेन इतनी भी बड़ी नहीं है, वो यहाँ पे महारानी की तरह बैठी हुई है, लेकिन अपर रियलम का कोई भी बंदा यहाँ पे बस एक उंगली घुमा के इस पूरी डोमेन को उड़ा सकता है। पता नहीं वो कितने लंबे टाइम तक यहाँ पे एक क्वीन की तरीके बैठी रह सकती है। उसी टाइम यहाँ पे सुकिंग आती है जो कि किंग जुआन से पूछती है खुद से ही बात ही कर रही हो क्या। इस पे किंग जुआन सुकिंग से पूछती है कि तुम जी फैमिली नहीं गई क्या। जी फैमिली इनकी फैमिली है शायद, या फिर इनकी फैमिली नहीं, इनकी मदर वहाँ पे काम करती होंगी, कुछ ऐसे ही। अभी आगे पता चलेगा, मैं भी हैरान हूँ। इस पे सुकिंग आगे से बताती है कि वो जा रहे थे लेकिन रास्ते में उसका कुछ काम आ गया, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए चली आई। अब समय आ चुका है कि उन दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी स्विच कर लेनी चाहिए। इस पे किंग जुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी इतने समय स्विच नहीं करना चाहती। गुचेंग के करीब जो रहना है भाई, दिल का मामला है, इसीलिए वो सुकिंग से पूछती है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्या। इस पे सुकिंग आगे से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, बस उसे यहाँ पे अपनी असली पहचान वापस ले लेनी चाहिए जैसे वो लोग हुआ करते थे। अगर वो लोग मदर से ऐसे मिलेंगे तो फिर उन्हें थोड़ा सा दुख हो सकता है। वैसे भी उन लोगों को अब इस तरीके से और ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। इस पे किंग जुबान आगे से कहती है उसे समझ में आ गया। जब सुकिंग ने यहाँ पे अपना सारा काम कर लिया है उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, अब उसको यहाँ पे किंग जुबान की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, तब उसे यहाँ पे उसकी असली पहचान वापस चाहिए। सुकिंग आगे से कहती है क्या बात कर रहे हो भाई, माल वाल फूका है क्या। इस पे किंग जुबान आगे से कहती है कि मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है कियोस स्टार डोमेन को पूरी तरीके से यहाँ पे अच्छे से मेंटेन करने में, और कितनी ज्यादा मेहनत की है यहाँ पे राज करने में। मैंने कितनी बैटल्स लड़ी है तुम्हें पता भी है, सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर गुचेंग को खुश करने के लिए। और जब यंग मास्टर गुचेंग मुझसे यहाँ पे अच्छा होना शुरू किए, मुझसे मीठी मीठी बातें करना शुरू किए, तो फिर तुम यहाँ पे आ गए मुझसे मेरी आइडेंटिटी मांगने के लिए, सिर्फ कुछ शब्दों में। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कुछ तुम्हें इतनी आसानी के साथ मिल सकता है। इस पे सुकिंग आगे से कहती है छोटी बहना दिमाग खराब हो गया है क्या, हम दोनों असली नहीं है और ना ही हम में से कोई असली है, ना मैं तुम हो ना तुम मैं हूँ। अगर हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज होंगे तो फिर पता भी है कितना बड़ा बवाल होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे किंग जुआन को देखते हैं और गुचेंग का असर शायद से इसके ऊपर धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि ये सुकिंग से कहती है अगर तुम नहीं रहोगे तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही सुकिंग रहेगी, कोई किंग जुआन रहेगी ही नहीं। और इसने यहाँ पे पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी सुकिंग को मारने की। सुकिंग उससे कहती है तुम मुझे मारना चाहती हो, पता है ना मैंने तुम्हारे डायपर चेंज किए हैं। और सुकिंग थोड़ा सा निराश थी, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी बहन खुद उसे मारने की कोशिश करेगी। मैं भी निराश होता अगर उसकी जगह पे होता, अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारता कि वो खुद मुझसे कहता भैया ये पोजीशन आप ही के लिए है
और वो किंग जुआन से कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह लेने के लिए, क्या हम दोनों बहनें नहीं थी। जिसकी सफाई में किंग जुआन यह कहती है कि वो भी इन ट्रैप्स को एक्टिवेट नहीं करना चाहती है, लेकिन सोकिंग ने उसे मजबूर किया है ये सब कुछ करने के लिए। उसे अंदाजा भी नहीं कि ये सब कुछ उसके लिए कितना मायने रखता है। अगर वो इस बात को अच्छे से याद रख के अपना किंग जुआन वाला रोल प्ले करती रहती तो फिर ये सब कुछ हुआ ही ना होता, और ना इस बारे में किसी को पता चलता कि उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी पहचान बदल ली है। उसे हमेशा यही डर लगा रहता है अगर किसी दिन गुचेंग को पता चल गया कि वो असली सोकिंग नहीं है तो गुचेंग उसे एक झटके में मार भी सकता है बिना किसी दिक्कत के और हेजिटेशन के। तो आखिर में उसने किया क्या, कुछ भी नहीं, जिसके बाद वो ट्रैप्स को एक्टिवेट करती है और सोकिंग के ऊपर हमला कर देती है छुरी चाकुओं के साथ में। सोकिंग आगे से डिमोनिक सक्सेसर वाली एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है और किंग जुआन से कहती है निराश किया छोटी बहन तुमने, और उसकी एबिलिटी अवेकन करने से ही वहाँ पे जो भी ट्रैप्स थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किंग जुआन उससे पूछती है अचानक से तुम्हारी पावर कैसे बढ़ गई। इस पे सोकिंग उसे कहती अभी रुक जाओगे तो फिर जिंदा रहने का एक मौका दे दूंगी, नहीं तो तुम्हें भी निकल जाऊंगी जैसे कि बाकियों को निकला है। इस पे किंग जुआन उससे 2 कदम आगे थी, वो और ज्यादा ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देती है। ये कहते तुम्हें क्या लगा मैं एक ही 2 ट्रैप लगाऊंगी क्या, मेरे पास यहाँ पे मिस्टिक लेवल के वेपन्स हैं। इस पे किंग जुआन उसे कहते हैं कि लालच के चलते तुम पूरी तरीके से अंधी हो चुकी हो छोटी बहन, इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो और मारने की कोशिश भी कर रही हो। इसके बाद वो किंग जुआन के ऊपर एक ही अटैक करती है और गले से पकड़ के उसे ऊपर उठा देती है। किंग जुआन उससे पूछती है कि ये किस टाइप की टेक्निक है। सोकिंग उसे कहती है ये बात गई भाड़ में, तुम्हें अभी तक पछतावा नहीं हुआ कि तुमने क्या कांड किया है तो फिर तुम मरो। लेकिन उसी टाइम में यहाँ पे गुचेंग आ जाता है जो बाहर से इन लोगों को आवाज लगाता है, सॉरी एक को ही लगाता है। और मैं पक्का बता रहा हूँ ये बाहर से इनकी लड़ाई सुनना और मजा ले रहा होगा पॉपकॉर्न खाते हुए कि लड़ो, तो बहनें लड़ रही है मेरे लिए। फिर इन दोनों को जैसे ही पता चलता है कि गुचेंग आने वाला है तो ये लड़ाई लोग की एकदम बहनें बन जाती हैं, एकदम बहनें। गुचेंग यहाँ पे किंग जुआन को सोकिंग ही कहेगा सिर्फ दिखावे के लिए, बाकी उसे पता है। और वो सोकिंग को देख के कहता है कि यहाँ पे छोटी बहन भी आई है क्या तुम्हारी। इस पे ये दोनों एक साथ गुचेंग से पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर गुचेंग उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों इतना ज्यादा करीब कब से आ गए। हम लोग सोकिंग को देखते हैं जो गुचेंग को एकदम इन्वाइट करने के लिए आगे बढ़ी रही थी, लेकिन किंग जुआन उससे 2 कदम आगे थी। वो सोकिंग से दुगनी रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ती है और गुचेंग से पूछती है कि अगर उसे पता होता कि गुचेंग आने वाला है तो वो पहले उसे लेने के लिए आ जाती। जिसपे गुचेंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, कहीं मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। गुचेंग जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है ताकि सोकिंग को बुरा लगे कि लो देख लो और कर लो अपनी आइडेंटिटी एक्सचेंज, देखो कैसे मैं ट्रीट करता हूँ इसे, ये सब कुछ तुम्हारा होता बस तुमने अपनी आइडेंटिटी एक्सचेंज न की होती तो। ऑफ कोर्स यहाँ पे सोकिंग को बुरा लग रहा था लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। जिसके बाद वो भी किंग जुआन के तौर पे गुचेंग को ग्रीड करती है, जिसपे गुचेंग उससे कहता है कि पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों एक तरीके से ही तो दिखती हो एकदम सेम सी, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ आइडेंटिटी एक्सचेंज कर लो तो फिर किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। हरामी तुझे तो पता है ना, तभी तो ये खेल खेल रहा है। इसके बाद गुचेंग यहाँ पे अपनी चाल चलना शुरू करता है और वो सोकिंग से कहता है यानी कि किंग जुआन से कहता है कि तुम्हें पता है कि अपर रियलम में क्या बात फैल रही है। इस पे किंग जुआन पूछती है क्या बात फैल रही है, तो गुचेंग उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले जब वो वापस आया था तो फिर उसे पता चला कि कई सारे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और कई सारे एल्डर्स यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे मार सके। इस पे किंग जुआन आगे से पूछती है कि डिमोनिक सक्सेसर दोबारा आ गया क्या, जिससे सोकिंग यहाँ पे तोते उड़ जाते हैं। वो मन के अंदर सोचती है कि ये क्या बवाल हो रहा है। गुचेंग किंग जुआन से वो भी एकदम चिपकते हुए कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो कमीना दोबारा आ जाएगा और किसी के साथ भिड़ जाएगा। तुम्हें पता है उसने इस बार अपने चेहरा भी दिखा दिया, क्योंकि उसने इस बार डिवाइन मार्शल क्लैन के सक्सेसर के ऊपर हमला किया था और लड़ते समय उसने अपना चेहरा भी दिखा दिया। इस पे किंग जुआन आगे से कहती है इसका मतलब ये है कि डिवाइन मार्शल क्लैन वाले भी उसके पीछे पड़े होंगे, इसका मतलब ये है कि आप उसे जल्दी के साथ मार सकेंगे। और तुम लोगों को ये भी पता होगा कि सोकिंग के पास उसकी ट्विन सोल है जो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है बस बचाने के लिए, गुचेंग इसे मार न दे। इसलिए यहाँ पे सोकिंग से दोबारा कहती है ये बढ़िया यही रहेगा कि तुम दोनों अभी के लिए अपनी पहचाने ना बदलो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर हो तो वो तुम्हें मार देगा बिना कुछ सोचे समझे। सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि तुम इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो और गुचेंग से दूर रहो। इस पे सोकिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि लड़ते दौरान कब मैंने भाई अपना चेहरा दिखाया यार, मैंने तो बिल्कुल भी अपना चेहरा नहीं दिखाया, कहीं उसकी जो गोल्डन क्रॉस आइज थी उन्होंने तो मेरी असली आइडेंटिटी नहीं देख ली। उसकी ट्विन सोल उसे कहती है उसको जिंदा छोड़ देना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, तुम्हें उसे मार ही देना चाहिए था। फिर सोकिंग अपने मन के अंदर सोचती है अब उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे भाग जाना चाहिए या फिर कोई छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए या फिर अपना चेहरा ही बदल लेना चाहिए। ट्विन सोल उससे कहती है कि अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, शायद से हमें डिमोनिक माउंटेन चले जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे उसी औरत के भरोसे रह सकते हैं। होंगी के बारे में बात हो रही है और उसी के माउंटेन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो भी एक तरीके से डिमोनिक कल्टिवेटर ही है, इसीलिए वो सोकिंग को अपने पास जरूर रख लेगी क्योंकि वो डिमोनिक सक्सेसर है। इसके बाद गुचेंग उन दोनों से कहता है मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ पे जी फैमिली को लेके बात कर रहे थे, तुमने क्या सोचा जो मैंने जी फैमिली के बारे में तुम्हें बताया था। इस पे किंग जुआन गुचेंग से कहती है कि उसकी जो मर्जी है वो लोग वो करेंगे, अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो लोग उसके साथ, नहीं तो नहीं करेंगे। इस पे सोकिंग उन लोगों से पूछती है कि जी फैमिली को लेके वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पे गुचेंग यहाँ पे सोकिंग को बताता है कि किंग जुआन ने उसे बताया था कि तुम दोनों यानी कि सोकिंग और किंग जुआन यहाँ पे जी फैमिली का हेड बनना चाहते हैं, इसलिए गुचेंग अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो दोनों इस चीज को अचीव कर ले। इसके बाद किंग जुआन यहाँ पे अपनी बड़ी बहन को छोटी बहन की तरह ऑर्डर देती है, कहते हुए कि मास्टर को थैंक यू नहीं बोलोगी। इस पे सोकिंग को समझ में आ जाता है कि गुचेंग यहाँ पे जी फैमिली के ऊपर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि जी फैमिली यहाँ पे ऐसी ऑफिसरिंग यानी कि बच्चों को पैदा करने में कामयाब हो चुकी है जिनका मुकाबला ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर के साथ किया जा सकता है और यही वजह होगी। और वैसे
जब यहाँ पे किंग जुआन की जो आइडेंटिटी है वो जियाओ जिंग की आइडेंटिटी के मुकाबले में काफी ज्यादा कम है, वहीं पे जियाओ जिंग की आइडेंटिटी ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए सोकिंग फैसला करती है कि उसे शायद चलना चाहिए। इसके बाद वो गुचेंग से कहती है अगर गुचेंग यहाँ पे मदद करने को राजी है तो फिर वो उसका कहना मानेगी। गुचेंग उनसे साफ कह देता है कि मैं बाहर वाला हूँ, सब कुछ तुम्हें अपने ही बलबूते पे करना है, मैं सिर्फ मदद करूंगा। इसके बाद किंग जुआन यहाँ पे गुचेंग को दोबारा कस के पकड़ लेती है सोकिंग को दिखाने के लिए, और वो गुचेंग से कहती है कोई भी मदद चाहिए होगी तो फिर मुझे बता देना। गुचेंग भी उससे कहता है आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रही हो, और गुचेंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है तो सोकिंग कैसा लगा आइडेंटिटी एक्सचेंज करके, मजा आ रहा है? मैंने बताया नहीं सारा झाम ये जानबूझ के कर रहा है सोकिंग को जलाने के लिए। हम लोग सोकिंग का रिएक्शन देते हैं जो सब कुछ भया कर देता है। इसके टसुए पे रहे थे। इसकी ट्विन सोल उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उसके बारे में भूल जाओ ताकि सर्वाइव कर सको, देखा तुम्हारा दिल टूट गया ना कि अभी भी उसके हाथों मरना चाहती हो। इस पे सोकिंग आगे से कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे सेक्यूर्ड जे क्लैन का होता है, जब हम लोग कुछ गार्ड्स को बात करते हुए सुनते हैं जहाँ पे हमें यंग मिस शुयुवे के बारे में बताया जाता है, जिन्हें यहाँ पे इन लोगों के फैमिली एंसेस्टर के बारे में पता चला है, बल्कि इन्हें ये नहीं पता कि वो सच है या फिर झूठ है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। हालांकि इन्हें कहते ये वाली बात काफी ज्यादा सच है, नहीं तो एंडलेस इतनी ज्यादा इमरजेंसी में मीटिंग छोड़ के यहाँ पे ना आते। वहीं हम लोगों को ये भी पता चलती है कि ये लोग जिस एंसेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर हॉल का एंसेस्टर या फिर वहाँ का सक्सेसर हुआ करता था जैसे गुचेंग है, लेकिन वो पहले हुआ करता था यानी कि गुचेंग से पहले। इसलिए अगर इन लोगों का एंसेस्टर इन लोगों के क्लैन में वापस आ जाता है तो ये लोग यहाँ पे अपनी खोई हुई अमानत और इज्जत वापस पा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का एंसेस्टर यहाँ पे एरा वाले टाइम से है, यानी कि जब ये सब कुछ शुरू हुआ था तब से। इसलिए अगर यहाँ पे इन लोगों का एंसेस्टर आ जाता है तो ये लोग बेशक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे गुचेंग अपनी सवारी लेके आता है तो ये लोग पूछते हैं कौन है भाई। तो फिर हम लोग सोकिंग को देखते हैं जो कि किंग जुआन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रही थी और उन लोगों से कहती है कि जाओ और जाके हाउस हेड को बता दो कि गुचेंग यहाँ पे आया हुआ है। फिर हम लोग किंग जुआन को देखते हैं जिसकी जबान यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। वो सोकिंग से कहती है कि तुम यहीं पे ही रहती थी ना, मेरा यहाँ पे पहली बार है, साली पूरा जीवन यहाँ पे बिताई है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, फिर भी कह रही है कि पहली बार यहाँ पे है। कहता कि सोकिंग भी हैरान हो जाती है कि उसकी बहन की जबान कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। उसकी ट्विन सोल आगे से हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी बहन तो यार बातें बनाने में तुमसे भी आगे है, तुम्हें उससे क्लासेस लेनी चाहिए। तो किंग जुआन जी फैमिली में आके काफी ज्यादा खुश थी, उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी आएगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब वो उन लोगों की और ज्यादा मोहरा नहीं है और ना ही कोई शतरंज का प्यादा है, वो यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। तो फिर गुचेंग को यहाँ पे जी फैमिली के एंसेस्टर की खबर मिल गई थी। वो अपने मन के अंदर सोचता है इतने समय आग की तरह फैल रही है गुरु, अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो फिर यहाँ पे इस एंसेस्टर का नाम जी सेंग चू है। वो कभी ह्यूमैनिटी एंसेस्टर हुआ करता था, लेकिन अगर उम्र के हिसाब से देखी जाए तो जियांग यांग उसका पक्का जूनियर होगा। जियांग यांग वो बंदा है जिसकी जगह गुचेंग ने ली है, उसे मार के ह्यूमैनिटी एंसेस्टर सक्सेसर की, याद होगा तो। फिर गुचेंग को ये भी पता चल जाता है कि जो जी फैमिली वो पावर की भूखी है। इन लोगों ने यहाँ पे कई सारे अपर एलम के ऑर्थोडॉक्स फंक्शन की बहुत ज्यादा मदद की है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो लोग यहाँ पे इन लोगों की मदद करेंगे इनके एंसेस्टर को ढूंढने में और उनकी जान बचाने में। तो फिर गुचेंग जो प्लान यहाँ पे लेके आया है वो जी फैमिली को कंट्रोल करना चाहता है, और कंट्रोल करने के चक्कर में वो जी फैमिली को धूल में मिला देगा। यानी कि भाई पहले ये मूड बना के आया है कि यहाँ पे कत्लेआम तो होगा, जितने किल करना चाहूंगा उतने करूंगा, और ये मन के अंदर यही मना रहा था कि अगर यहाँ पे इन लोगों का एंसेस्टर जी सेंगचू मर गया हो तो ही बेहतर है, इससे हमारे प्लान्स को और ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। तो फिर ये लोग जैसे ही गुचेंग को देखते हैं तो आगे से ज्ञान पीने लगते हैं, कहते हैं गुचेंग जी आप आ गए तो हम तो धन्य हो गए, आपने हमारी इस बंजर जमीन पे कदम रखे तो फूल खिल गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जी फैमिली का हेड जी हाउ भी आता है, इसको हम लोग जी फैमिली का हेड ही बोलेंगे, और वो सोकिंग से कहता है जो इस समय किंग जुआन बनी हुई है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि गुचेंग आने वाला है, हम लोग थोड़ा सा तैयारी करके रखते, अच्छा खाना बनाते। तो गुचेंग यहाँ पे फैमिली हेड से कहता है कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ सोकिंग को उसकी मदद से मिलवाने के लिए आया हूँ, यानी कि किंग जुआन की बात कर रहा है वो। और वो फैमिली हेड से कहता है उम्मीद करता हूँ कि आपको किंग जुआन और सोकिंग के बारे में पता होगा कि सोकिंग बड़ी बहन और किंग जुआन छोटी बहन, जिस पे फैमिली हेड को इस बारे में पहले से ही पता था। और वो यहाँ पे तारीफ करते हुए कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल एक तरीके से दिखती हो, बिल्कुल एक तरीके से, जैसे कि एक ही सांचे में तुम दोनों को ढाला गया हो, तुम तो एकदम टैलेंटेड बनती हो और काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हो। इस पे किंग जुआन अपने मन के अंदर कहती है देखो तो वो ढेको कैसे तारीफ पे ले जा रहा है, हालांकि ये पहली बार है तो इतनी तारीफ तो करेगा ही। गुचेंग फैमिली हेड से कहता है मैं चाहूंगा कि आप इसकी मदर को बुला लाएं ताकि ये लोग मिल सके। इसके लिए फैमिली हेड तुरंत मान जाता है, मानेगा कैसे नहीं भाई, गुचेंग मार जो देगा अभी। किंग जुआन गुचेंग के ऊपर ज्यादा फिदा हो जाते हैं क्योंकि गुचेंग ने सिर्फ कुछ शब्दों के अंदर ही उसके लिए ये सब कुछ कर दिखाया था, तो फिर उसे प्यार कैसे नहीं होगा भाई गुचेंग से। फिर ये लोग भी गुचेंग को देख एकदम फिदा हो गए थे। ये आगे से कहते हैं कि गुचेंग को हम लोगों ने देख लिया, हम तो धन्य हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी इसे मिल भी पाऊंगा। इसके बाद हम लोग चू युवे को देखते हैं। हम इसके बारे में पूरी तरीके से भूल चुका हूँ कि ये कौन है, कहाँ से आई है, उसका क्या काम है, बस मुझे याद है कि ये थी एक टाइम पे, ये थी गुचेंग के साथ में। अभी के लिए हमें इसका सिर्फ नाम ही पता है और ये मन के अंदर सोचते हैं कि गुचेंग यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये सच में यहाँ पे सिर्फ आंटी जी युवे यानी कि सोकिंग और किंग जुआन की मदर से मिलने के लिए आया है क्या। और वो मन के अंदर सोचते हैं कि उसे इस बारे में अपने भाई को जल्दी बताना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चू युवे के बड़े भाई याओ जिंग को देखते हैं, और मैं इसके बारे में भी भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता, जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था और इसकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा बढ़ रही थी। इसे यकीन था कि ये कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे सुप्रीम रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेगा। अब इसके बाद चूहे यहाँ पे भागते हुए आती है और भागते भागते कह रही थी गो गो गो। तो याओ जिंग उसे कहता है छोटी बहन सांस ले लो यार, तुम एक फैमिली प्रिंसेस हो, तुम्हें यहाँ पे शांत और
धीरज रखना चाहिए, इस तरीके से चिल्लाते हुए नहीं भागना चाहिए। प्रिंसेस कैसे लगोगी यार तुम। इस पे चुई उसे बताती है कि गुचेंग यहीं पे ही आया है। इस पे याओजिंग जो हवा में उड़ रहा था वो धड़ाम से नीचे ही गिर जाता है और चुई से कहता है तुमने क्या कहा। इस पे चुई उसे दोबारा बताती है मैंने बोला कि गुचेंग यहाँ पे आया है क्योंकि किंग जुआन और उसकी बड़ी बहन की मदद कर रहा है उनकी मदद से मिलवाने में। बेसिकली भरत मिलाप का वो भारत हो रखा है। वही याओजिंग शायद से गुचेंग को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता था, इसलिए वो चुई से कहता है कि गुचेंग एक नंबर का लोमड़ी और चालाक बंदा है। वो कौन से प्लान कब बनाता है और कब शुरू कर देगा और कब वो तुम पे हावी होने लगेंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मुझको नहीं लगता है कि यहाँ पे चीजें सिर्फ भरत मिलाप की तरह सिंपल है। अभी के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्जेंट टास्क इन लोगों का यही है कि एंसेस्टर को वापस लेके आना है जो कि कुन माउंटेन के अंदर ट्रैप है। और रही बात गुचेंग की तो वो लोग सिर्फ यहाँ पे गुचेंग को अवॉइड ही करेंगे जितना हो सके उतना ज्यादा। वो लोग गुचेंग से यहाँ पे कोई भी बात नहीं करेंगे। इसीलिए वो चुई से भी कहता है कि तुम्हें इस टाइम के लिए गुचेंग से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने पहले गुचेंग से एकदम लंबी दूरी बना के रखी थी ताकि ना चाहते हुए मैं उसे नाराज वराज ना कर दूं, लेकिन सारा दूर रहने की जगह पे मैं आखिर में उसे मिल ही गया। इस पे चुई यहाँ पे याओजिंग से कहती है कि आप यहाँ पे जियांगचन के बारे में बात कर रहे हैं क्या, आपको पता है ना उस टाइम पे क्या हुआ था। अब देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चुई यहाँ पे जियांगचन के बारे में बात करे वही बंदा जो कि दूसरी वर्ल्ड से आया था जिसके सीने के अंदर बोर्ड घुस गई थी, सेलेस्टियल बोर्ड वाला बंदा फोटो आ रही होगी यहाँ पे। इसलिए वो अपने बड़े भाई से कहती है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं और ऊपर से वो यहाँ पे सक्सेसर ऑफ डिवाइन एसेंस डिवाइनर भी तो है। बिना उसकी मदद के वो लोग यहाँ पे कुन माउंटेन के बारे में पता भी ना कर पाते और उन्हें यहाँ पे एंसेस्टर के बारे में भी पता ना चलता। भले वो लोग जब भी मिलते हैं हमेशा केयरफुल रहते हैं लेकिन वो यहाँ पे हमेशा अपने रंग रूप बदलते ही रहता है। अगर यहाँ पे याओजिंग ने उसे एक्सपोज ना किया होता तो गुचेंग को कभी भी उस बारे में पता न लग पाता, यानी कि जियांगचन के बारे में। याओजिंग उससे कहता है कि अब तुम मुझे दोस्त दोगी ये ना बोलना कि वो गुचेंग का सबसे बड़ा वाला एनिमी है। जी फैमिली की प्रिंसेस होने के नाते तुम जो कुछ भी करती हो अपने दिमाग में याद रखना और ये बात गुस्सा लो कि तुम ये सब कुछ सिर्फ जी फैमिली के फायदे के लिए ही करोगी। ये मत बोलना कि गुचेंग कितना ज्यादा बड़ा हरामी और कितना टेरिफाइंग है। अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो फिर कभी भी मर सकते हैं। तो इनकी बातों से मुझे इतना ही लगता है कि ये लोग यहाँ पे जियांगचन की मदद कर रहे हैं जिससे गुचेंग का 36 का आंकड़ा है। इसलिए ये लोग यहाँ पे गुचेंग से दूरी बना के रखे हुए हैं और बच के रह रहे हैं कि गुचेंग को इस बारे में पता न लगे। उम्मीद करता हूँ कि फोटो से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं याओजिंग अपनी बहन को याद दिलाता है कि भले ही तुम यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर रहे हो फायदे के लिए लेकिन उसके प्यार में न पड़ जाना, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद हम लोग सुकिंग की मदर को देखते हैं जो कि सुकिंग को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हालांकि वो देख किंग जुआन को ही रही है लेकिन वो भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं बता पाती कि उनकी दोनों बेटियों ने आइडेंटिटी एक्सचेंज कर ली है। बाय द वे मदर स्टिल हैज सम ह्यूज थिंग्स व्हिच आई लाइक इट। अब लड़का हूँ यार, ऑफ कोर्स आई लाइक ओल्डर वुमेन्स। हम लोग किंग जुआन को देखते हैं जो एकदम एक्टिंग की बादशाह हो रखी है। वहीं पे सुकिंग की ट्विंस उससे कहती है कि तुम्हारी मदर भी यहाँ पे बता नहीं पा रही है कि तुम दोनों ने अपनी बॉडी स्विच कर ली है। अब ये ऐसी बात है जिसको सेलिब्रेट किया जाए या फिर उदास हुआ जाए कोई नहीं बता सकता। इस पे सुकिंग आगे से कहती है क्या फर्क पड़ता है, मैं उन्हें देख के ही काफी ज्यादा खुश हूँ, कम से कम वो सही सलामत तो है और खुश तो है। वहीं पे जब मिली हुई माँ बेटी का भरत मिलाप हो रहा था तो हम लोग यहाँ पे फैमिली हेड को देखते हैं जो टसुए बहाया जा रहा था। ये कहते हुए कि ये हार्ट टचिंग रीयूनियन है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों कभी दोबारा भी मिल पाएंगे। वहीं पे गुचेंग उसकी एक्टिंग देख के कहता है इसने कहीं एक्टिंग स्कूल से ग्रेजुएशन की है क्या, इसकी एक्टिंग तो देखो साले बुढ़े तो ही इन सभी चीजों के पीछे कि ये दोनों अलग हुई थी, तू क्यों टसुए बहा रहा है। इसके बाद गुचेंग यहाँ पे फैमिली हेड से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों को एंसेस्टर जी सेंगचू के बारे में पता चला है, वो कहीं पे ट्रैप्ड है बल्कि मरे नहीं है। जिस पे फैमिली हेड हैरान होता है कितनी जल्दी न्यूज फैल भी गई और वो गुचेंग को बताता है कि उन लोगों को सिर्फ इतना पता चला है कि उन लोगों के एंसेस्टर यहाँ पे डेंजरस कुन माउंटेन के अंदर कैद हैं और उनकी फैमिली आज ये डिसाइड करने वाले है क्या उन लोगों को अपर आर्मी के ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से मदद लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। गुचेंग आगे से बताता है कि वो कुन माउंटेन है, ऐसा कहा जाता है कि वो डिवाइन किंग्स का माउंटेन हुआ करता था। वहाँ पे ऐसे कई सारे डिवाइन किंग्स थे जो मारे गए थे। वहाँ पे जो अवशेष है जो मरे थे वो इतना ज्यादा फैल चुका है कि बाहर की दुनिया में भी वो तबाही मचा रहा है। क्योंकि सीनियर सेंगचू ने यहाँ पे अपर इलम के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था और हजारों लोगों की जिंदगी बचाई थी, इसलिए मैं उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ पे उनके लिए कोई रेस्क्यू प्लान बनाते हो तो फिर मुझे भी ऐड कर लेना, मैं जितनी हो सके उतनी ज्यादा मदद करूंगा। इस पे फैमिली हेड गुचेंग से पूछता है कि वो सच में मदद करने वाला है, जिसपे गुचेंग आगे से कहता है कि वो सुकिंग का एंसेस्टर है, मैं इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। फिर फैमिली हेड यहाँ पे चारा पकड़ लेता है यही सोचते हुए कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुचेंग जैसा कोई भी लवर होगा और ये अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो लोग यहाँ पे किंग जुआन को भी गुचेंग को दे दे तो फिर इन लोगों का प्लान यहाँ पे फुल प्रूफ हो जाएगा। वो दोनों दो कौड़ी की लड़कियां यहाँ पे कम से कम जी फैमिली के लिए अच्छी सी रिसोर्स की खदान ही बन जाएंगी। इसके बाद अगला सन कुन माउंटेन कुन वो सिटी का होता है जहाँ पे ये बात सभी लोगों को पता चल जाएगी थी कि जी फैमिली का एंसेस्टर सेंगचू अभी भी जिंदा और वो कुन माउंटेन के अंदर ही कहीं पे कैद है। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि उसे तो हजारों साल हो गए, वो बुढ़ा अभी तक जिंदा भी है क्या। मुझे तो लगता है कि इतने सालों में लोग मारे जाते हैं। खैर जो भी हो, कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और कई सारे ऑर्थोडॉक्स और फार्मोडियल सेक्ट इकट्ठा हो रहे हैं। शायद से वो लोग यहाँ पे एंसेस्टर को बचाने के लिए एक साथ काम करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे गुचेंग की बात भी आ जाती है कि गुचेंग भी शायद से उन लोगों की मदद करने वाला है। वहीं पे कुछ लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि गुचेंग कब से जी फैमिली के साथ होने लगा, वो तो उनसे नफरत करता था ना। इस पे कुछ लोग आगे से कहते हैं कि उसे जी फैमिली से कोई लेने देना नहीं है, बस वो यहाँ पे सेंगचू एंसेस्टर की इज्जत करता है, इसलिए वो उनकी मदद करना चाहता है उन्हें रेस्क्यू करने में। इसके बाद यहाँ पे दो ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर हो
हो जाएंगे। जिसके बाद अपर रियलम को यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर चिंता नहीं करनी है कि उन्हें कोई भी चीज नुकसान पहुंचा सकती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी पावरफुल सेट आए हुए थे जो कि यहाँ पे जी फैमिली के खिलाफ थे और उनसे बगावत करना चाहते थे। लेकिन हम लोग उनकी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि गोचेंग यहाँ पे उनके साथ आया है तो ये अपने हथियार डाल देते हैं क्योंकि गोचेंग के साथ कोई भी भिड़ना नहीं चाहता है। इसके बाद यहाँ पे 6 किंग ऑफ 6 क्राउन भी आ जाता है और साथ ही में डिवाइन फिनिक्स वाली लेडी भी जो उसी के साथ रहती है। और उन्हीं के पीछे हम लोग जियांग को देखते हैं। बाय द वे ये छोटी वाला आदमी है, बस लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है और उसके बगल में खड़ा हुआ लौंडा टकला है। साले बाल अदल बदली कर लो। खैर इन लोगों की नजर यहाँ पे जियांग पड़ती है तो ये लोग आगे से कहते हैं कि ये तो गोचेंग की बहन है ना, ये यहाँ पे क्या कर रही है। इस पे ये दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं अगर हम लोग इसे पटा ले तो फिर हम लोग यहाँ पे इसके दिल के अंदर जगह बना ले तो फिर हम लोग गोचेंग को यहाँ पे साले साहब बुला सकते हैं। नाइस ट्राई डीडी। छोटी वाला बंदा उसे कहता है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है क्या। ये दुख की बात है कि गोचेंग को यहाँ पे लड़के पसंद नहीं है तो मैं ही उन्हें पटा लेता। गे नहीं 2-3 चैप्टर से ऑथर जानबूझ के यहाँ पे जेंडर वाइज जोक्स डाल रहा है, पता नहीं क्यों। और बस इनका डिजाइन भी देख सकते हो कैसे अचुंगा सा है। बाय द वे हम लोग जियांग को देखते हैं और हमें अच्छे से पता है कि जियांग के अलावा गोचेंग को अच्छे से कोई नहीं जानता है। वो मन के अंदर सोचती है वो हरामी सच में यहाँ पे जी फैमिली की मदद करेगा क्या, उसके दिल के अंदर इतनी ज्यादा काइंडनेस भरी हुई है क्या, मुझे तो नहीं लगता। ये गोचेंग को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानती है। इसके बाद अगला सीन रॉक बेटिंग डेन का होता है। अब बेसिकली ये जुआ ही है जहाँ पे तुम सस्ता दाम दे के एक पत्थर खरीदते हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो पत्थर के अंदर से कुछ वैल्यूएबल आइटम निकल सकता है, डिपेंड ऑन योर लक। इसलिए ज्यादातर लोग हार ही रहते हैं और उन्हें लात मार के भगा दिया जाता है। ये भी हम लोग रॉबिन को देखते हैं। अब तुम्हें ये याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये दूसरे देश से आई है, यानी कि दूसरी दुनिया से। इसके साथ जो भी साथी थे वो मारे गए थे, सिर्फ 2 बचे थे। एक के बारे में पता नहीं, एक यहीं कहीं घूम रहा है और इसका नाम रॉबिन है, इतना ही बता सकता हूँ बस। वहाँ पे ये लोग ये सब कुछ देख रहे थे कि तुम धांधलेबाजी चल रहे हैं। यहाँ पे ये लोग लात मार के निकाले दे रहे हैं, पता नहीं कौन सा फैक्शन इन्हें सपोर्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स इन्हें सपोर्ट करने वाली यूमी ही है, दी फॉक्स गर्ल। और इसके पैरों में हम लोग कुछ कंगन टाइप में देखते हैं और इन पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया जा रहा था। दरअसल ये कॉशियस रेरम के वेपन है जो गोचेंग ने इसे गिफ्ट दी है, तो ये नहीं निहारे जा रही है। इसकी सर्वेंट यूमी को बताती है कि गोचेंग आने वाला है। वह इसकी सर्वेंट पूछती है कि इस तरीके से इतने महंगे और खतरनाक वेपन अपने पैरों में पहनना ठीक भी है। लेकिन यूमी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो पहन के ही घूमेगी आज। वो उन लोगों से कहती है मैं गोचेंग से मिलने के लिए जा रही हूँ, कोई बात हो तो फिर मुझे आके बता देना। जिसके बाद हम लोगों की मुलाकात यहाँ पे जियांग चन से हो ही जाती है, जिसके बारे में चुई बात कर रही थी वो यही बंदा था। जियांग चन ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर खरीदा था, सिर्फ 3 लाख स्पिरिचुअल स्टोन में। इसीलिए हर कोई उससे पूछ ही रहा था भाई सच में तुम ये खरीदना चाहते हो। बड़ा पत्थर ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर से सोना ही निकलेगा, मिट्टी भी निकल सकती है। तुम्हें पता था कि जियांग चन के पास एक बूढ़ा एल्डर भी है जो कि उसे चूरन दे रहा था। उसके साथ ही था, वो उसे पूछता है कि तुम सच में इसे ही खरीदना चाहते हो ना, इसकी वर्थ इतनी भी ज्यादा नहीं है। लेकिन जियांग चन को पूरा यकीन था। दरअसल वो और ज्यादा बोट के साथ मिलने लगा है, डिवाइन बोट ऑफ फॉर्चून, जो किस्मत बताती है। इसलिए जियांग चन को पूरा यकीन था कि इस पत्थर के अंदर कुछ ना कुछ माल ही है और ये पूरी जगह उसी के लिए बनी है क्योंकि वो मिट्टी से सोना निकाल सकता है। वहाँ पे सभी लोग इसे बेवकूफी कर रहे थे, यही कहते हुए कि ये पक्का मार खाएगा, इसे भी लात मार के यहाँ से निकाला ही जाएगा। लेकिन हम लोग जियांग चन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है पत्थर खोलो, और जब वो उस पत्थर को तोड़ता है तो फिर उसके अंदर से ब्लड रेड जिनसिंग बाहर निकलती है जो वैल्यूएबल आइटम है और ये कम से कम 1 लाख साल पुरानी थी। 3 लाख स्पेशल स्टोन। यहाँ पे एक ब्लड रेड जिनसिंग के ऊपर खर्चा करना ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। यहाँ तक कि वो जो होस्ट थी वो भी हैरान हो जाती है कि लग गया चुना। इसके बाद यहाँ पे रॉबिन आती है जो कि उन लोगों से पूछती है कि किसी के हाथों यहाँ पे किंग जिनसिंग लंगाई है क्या स्टोन के अंदर से निकली हुई। वहाँ पे जियांग चन जैसे यहाँ पे रॉबिन की आवाज सुनता है तो वो पीछे मुड़ के सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है और वो जियांग से पूछती है कि अभी को स्टोन के अंदर से रेड किंग ब्लड किंग जिनसिंग निकली है क्या। वहाँ पे जियांग चन ने अपना चेहरा बदल लिया था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन जियांग चन उसे जरूर पहचान जाता है। प्यार बहुत गंदी चीज है भाई, इसके दिल में अभी भी दर्द हो रहा है रॉबिन को लेके। इसलिए वो रॉबिन से कहता है अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो फिर मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। इस पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, दे सकता हूँ भड़वे ताले, तब माल मिलेगा तुझे इसे बेचने पे, देख क्यों रहा है। यहाँ तक कि जियांग चन के साथ जो एल्डर भी था वो आगे कहता है थू साला प्यार व्यार देखो इन लोगों का। रॉबिन यहाँ पे जियांग चन से कहती है कि उसे यहाँ पे उसके अच्छे इरादे पाते हैं लेकिन उसके पास पैसे हैं तो वो यहाँ पे पैसे से ब्लड किंग जिनसिंग खरीद सकती है। जियांग चन आगे से कहता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था, वो दान थोड़ी ना कर रहा था, वो तो ऐसे ही दे रहा था। इस पे रॉबिन के साथ जो दोस्त थी वो आगे से कहती है कि एक और भगवा होगा जो कि तुम्हारा फायदा उठा के गोचेंग के करीब जाना चाहता होगा क्योंकि तुम गोचेंग के करीब जो हो। जिसपे ये शर्माने लगती है और उसे कहती है ऐसी ना बात करो, नहीं गोचेंग का सब कोई मजाक उड़ाएगा। जिसपे सभी लोगों को पता चलता है कि ये गोचेंग की गर्लफ्रेंड है तो सभी हैरान ही हो जाते हैं। वहीं पे जियांग चन का आगे से खून उबल उठता है। वहीं पे उसका साथी उससे कहता है ये मत भूलना कि हम लोग यहाँ पे किस मिशन से आए थे, हम लोग यहाँ पे डिवाइन स्टोन कन्वेंशन के लिए आए हैं, वो स्टोन फीटर्स। अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी गलती करते हैं तो इससे हमारा अल्टीमेट गोल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मोटा हाथी आगे बढ़ता है और वो रॉबिन से कहता है अगर उसे यहाँ पे ये ब्लड किंग जिनसिंग चाहिए तो फिर उसे यहाँ पे 1 लाख स्पेशल स्टोन तो देने ही पड़ेंगे। अब ये घाटे का सौदा नहीं हो गया, तुम लोगों ने तो 3 लाख फूके ही है यार। से ट्रांसलेटर की गलती है। रॉबिन के जो दोस्त थी वो यहाँ पे उस मोटे से कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही लालच नहीं हो रखा है, ये जिनसिंग इतने की होगी भी नहीं। तो मोटा आगे से कहता है ना खरीदो ना, भाव काहे दे रहे हो, भागो यहाँ से।
लेकिन हम लोग एक अनजान प्राणी को देखते हैं जो कि यहाँ पे राविन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, इसी उम्मीद में कि वो गोचेंग की गर्लफ्रेंड है तो वो कम से कम इतना तो खर्चा कर ही सकता है। और वैसे भी उसकी कल्टीवेशन के हिसाब से उसे यहाँ पे रेड किंग जेनसेन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन राविन के लिए ये फायदेमंद हो सकती है। जिसपे सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम तो चालाक प्राणी हो। फिर राविन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हर किसी को सिर्फ गोचेंग का नाम ही सुनाई दिया और वो सभी लोग उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए। अगर वो यहाँ पे गोचेंग की फुल्ली तरीके से औरत बन जाए तो फिर वो फायदे में ही रहेगी। फिर हम लोग जियांग चेन को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं इस गोचेंग को इस दुनिया से ही मिटा दूं। साला ये मेरे लिए रास्ते में बहुत बड़े रोड़े की तरह है, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ये हटता ही नहीं है। इसके बाद हम लोग गोचेंग को यूमी के साथ में देखते हैं जो कि मस्त एकदम सेवा पानी चल रहे थे और पूंछ का इससे अच्छा इस्तेमाल मैंने आज तक नहीं देखा। गोचेंग उससे पूछता है कि जो मैंने कौसी सॉवरेन रियलम का वेपन तुम्हें दिया बढ़िया लगा ना? यूमी आगे से कहते बहुत बढ़िया लगा, पहन के ही घूम रहे हो, दिन भर नहीं आ रहे हो, इसे और क्या चाहिए आपको? लेकिन इसके बाद यूमी तिरछी नजरों से यहाँ पे सुकिंग की तरफ देखती है और पूछती है लेकिन ये कौन है? जिसपे गोचेंग उसको बताता है कि ये जी फैमिली की तरफ से किंग जुआन है। इसके बाद गोचेंग यहाँ पे सुकिंग से पूछता है इस बात के कितने चांसेस हैं कि यहाँ पे जी फैमिली अपने एंसेस्टर को बचा लेगी। इस पे सुकिंग आगे से बताती है अगर गोचेंग यहाँ पे मदद करता है तो फिर सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस पे गोचेंग आगे से कहता है एकदम परफेक्ट जवाब। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि सुकिंग यहाँ पे डिमोनिक आर्ट्स की एकदम ट्रू इनहेरिटर है, यानी कि सक्सेसर। और फिर जियांग चेन एक ऐसा इंसान है जिसको गोचेंग चाहता है कि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो और इस हद तक तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाए कि उसे यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर का थप्पा दिया जा सके। अगर ये दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरे के साथ भिड़ते हैं तो फिर मुझे और ज्यादा फायदा होगा और चीजें देखने में मजा आएंगी। अब इसके बाद यहाँ पे यूमी की एक सर्वेंट यहाँ पे आती है और उसे बताती है कि उनके रॉक बेटिंग डेन के अंदर कोई अजीब सा इंसान आया है। इस पे यूमी आगे से पूछती है कैसा इंसान भाई? इस पे सर्वेंट आगे से बताती है कि वो दिखने में भले ही ऑर्डिनरी लगता हो लेकिन उसने एक यहाँ पे रॉक खोल दिया जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ब्लड किंग जेनसेन से भरा हुआ था, बल्कि वो पत्थर दिखने में एकदम नॉर्मल था। इसके अलावा उसने और कई सारे रॉक यहाँ पे तोड़े हैं और उनके अंदर से और भी कई सारे ट्रेजर्स निकले हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार। शायद से वो यहाँ पे डिवाइन एसेंस डिवाइनर हो सकता है और वैसे भी यहाँ पे डिवाइन स्टोन कन्वेंशन बहुत जल्दी होने वाला है, इसीलिए कई सारे डिफरेंट यहाँ पे फैक्शन उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम लोगों को भी उसे कर लेना चाहिए क्या? यूमी भी आगे ये वाली बात जान के हैरान हो जाती है कि डिवाइन एसेंस डिवाइनर ये क्या चीज है। तो गोचेंग आगे से कहता है ऑर्डिनरी लुक्स। फिर गोचेंग को समझ में आ जाता है कि ये जियांग चेन ही होगा। उसने यहाँ पे कई सारे सेक्टर मास्टर्स को मारा है, उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं, तो उसने पक्का यहाँ पे अपने रंग रूप बदल लिए होंगे। साथ ही में सर्वन यहाँ पे ये भी बताती है कि उसका थोड़ा सा यहाँ पे भेदभाव भी हो गया था इमॉर्टल पैलेस की राविन के साथ में। जिसपे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है राविन काफी जितना टाइम हो गया उससे मिले हुए, इसी ट्रिप के दौरान उससे भी मिल लूंगा, इसलिए वो थोड़ा सा जोर से बोलता है कि आ चलो उससे भी मिल लेते हैं। हम लोग सुकी को देखते हैं और उसका दोबारा बन जाता है कि कितनी लौंडियां पालेगा रे तू, कितनी पालेगा, एक दो तो छोड़ दे, अब ये नई लड़की यहाँ पे कैसे आ गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है।